हाँ अभिनीत बताओ ये क्वेश्चन कैसे करें हम लोग। यस सर। हाँ 9.5 कैसे करेंगे बताओ। सर ये उससे होना था तो मतलब थोड़ा ज्योमेट्री लगा के। हाँ कैसे करेंगे। तो उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दिया हुआ है और पेरेंट डेप्थ दिया हुआ है। हाँ हाँ। नहीं सॉरी, रियल डेप्थ दिया हुआ है। तो हम्म। फिर फॉर्मूला लगा के हमारे पास एंगल आ जाएगा एक। कौन सा एंगल आएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है उसके आगे क्या क्या कैसे करेंगे। उसके आगे फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। 80 सेंटीमीटर हमारे पास हुआ है हम्म। परपेंडिकुलर। हम्म। देखे सब लोग ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको ऑब्वियसली वो वाला केस कंसीडर करना है। 9.5 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि जब टी आर की हम लोग बात करते थे। टी आर क्या होता था कि रे डेंसर से रेयर जाएगी। ये डेंसर मीडियम है आपको अगर दिख रहा है तो 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। सो रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो यहाँ पे टी आई आर हो सकता है। क्लियर है। तो मैक्सिमम एरिया का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर लाइट बल्ब है तो रे चारों तरफ निकलेगी। मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। तो यहाँ से भी ये टी आई आर इधर हो रही होगी। तो ये जो एरिया आ रहा होगा, इस एरिया की बात कर रहा है वो। सर सर्कल में। हाँ सर्कुलर रीजन के एरिया होगा। जैसे रे ऐसे निकल रही, लाइट ऐसे निकल रही है चारों तरफ, तो ऊपर क्या बनेगा तुम्हें एक रीजन बनेगा, जैसे कोन का जो आउटर सरफेस रीजन जो बनता है तो सर्कुलर पार्ट आएगा वो। तो उसका एरिया निकालना है। तो एरिया अपने को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये आर कैसे निकालेंगे, वो अपना ये आर, ये वाला। तो इस आर के लिए क्या है, इसने क्लू दे रखा है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता है। तो तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हो, हाँ या ना यार। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमसे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, मेरे को पता है कि सर जो म्यू होता है, म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर तो साइन 90। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर, 1.333। तो यहाँ से साइन आई की वैल्यू आ जाएगी। हाँ या ना बोलो यार। यस सर। तो साइन आई की वैल्यू आई तो ये देखो ये एंगल तुम्हें पता चल जाएगा। ये भी साइन आई के बराबर होगा, क्यों, ये तुम्हें पता होगा पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्स लाइन है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। डन। ठीक है ना। उसके बाद तुम क्या करोगे, अगर आई पता चल गया तो तुम आर निकाल सकते हो। आर कैसे निकाल सकते हो यार, टेन आई। क्या लिखोगे, आर अपॉन 80 सेंटीमीटर। तो अगर ये आर पता चल गया तो अपना काम हो गया, हाँ या ना बोलो यार। यस सर, सर्कल का एरिया निकालेंगे। ये समझ गया। सर्किल का एरिया निकल जाएगा, ये आराम से निकल जाएगा अगर तुम्हें दिख रहा होगा। तो साइन आई आ जाएगा 3/4। तो 3/4 कोई एंगल नहीं होता है, ऐसा नहीं, 3/5 नहीं है दोस्त, ये बहुत गलती होता है। 3/4 है तो आई कितना हो गया, साइन इनवर्स 3/4। तो अगर तुम ट्रायंगल बना के निकालोगे, जब भी तुम्हें प्रॉब्लम आए ट्रायंगल बना लो। तो ये थीटा है, तो ये साइन 3 और ये 4, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7, स्क्वायर रूट 7। तो टेन थीटा तुम निकाल सकते हो यार, टेन थीटा कितना हो जाएगा, 3/√7। तो ये देखो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/√7 इंटू 80 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा आर आ गया, फिर पाई आर स्क्वायर तुम लगा दोगे। क्लियर है क्वेश्चन। यस अमितोज, ये क्वेश्चन हो गया था। नहीं सर। ओके कोई नहीं, ऐसे आप ट्राई करना, ये ध्यान रखना। एक और मेथड है इसका प्रूव करने का, ठीक है ना, बट वो बहुत लंबा मेथड है, अपन उसमें नहीं जाएंगे। अपने को क्रैक करना है आईटी या एनआईटी रैंक सिक्योर करना है। डेरिवेशन में अपने को ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है ना, वो अलग टाइप का मैथ चलेगा। तो अपने स्कोप से अपने को नहीं समझना है, ठीक है। अपने को ये करना है, ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा तो पाई आर स्क्वायर अपने दिमाग में आना चाहिए। और बताओ 10 तक अगर कोई डाउट है क्या किसी को।
9.10। हाँ बोलो। So question 7. क्वेश्चन 7। यस शिवांगी गोयल भी सुबह उठ के आ गए हैं, इनके लिए तालियां मारे कुछ लोग। 9.7। हाँ पाजी भी आ गए हैं। 9.7 देखो, 9.7 क्या बोल रहा है, डबल कन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length to be 20 centimeter? सिंपल। डबल कन्वेक्स लेंस क्या होता था यार, जिसके वैसा कन्वेक्स लेंस जिसका दोनों साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, बराबर हो। हाँ या ना बोलो यार। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये तुम्हें मैन्युफैक्चर करना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5। ठीक है, अब तुम्हें पता व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लेंस मेकर। हाँ या ना यार। यस सर। लेंस मेकर अगर लगाओगे, यस शिवांगी लेंस मेकर पता है क्या, नहीं पता है तो आप एक बार लेक्चर देखो। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, वो क्या बोलता था कि 1 अपॉन फोकल लेंथ अगर करोगे आप, ठीक है ना, तो ये होता था म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 क्या होता था, स्टैंडर्ड है कि जिधर से रे आ रही है वो फेस पहला फेस होगा, स्टैंडर्ड नोटेशन है। जिधर से रे आ रही है वो फेस पहला फेस होगा, तो R1 उसका रेडियस होगा। तो इस केस में R1 क्या होगा, ये होगा दोस्त, और R2 क्या होगा, ये होगा। तो तुम जब एक्सप्रेशन लिखोगी तो क्या होगा, म्यू ऑफ लेंस क्या है 1.5, म्यू ऑफ मीडियम बाहर क्या है दोस्त, एयर, माइनस 1 अपॉन R1 कितना है यार, 1 अपॉन R1 निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन R पॉजिटिव की। R2 क्या है, निगेटिव है। समझ में आ रहा है क्या आपको शिवांगी, R2 Yes, क्या है, sir. निगेटिव, तो माइनस और माइनस प्लस 1/R। और 1/F की वैल्यू रखोगे तुम्हें ऑप्शन दिख जाएगा, ऑप्शन नहीं है तो R की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ या ना बोलो। R की वैल्यू आ जाएगी 1/20, अगर मैथ सॉल्व करोगे तो 3/2 माइनस 1, तो 1/2 और 2, तो 1/2 और R की वैल्यू 10 आ जाएगी। हाँ या ना बोलो यार। अरे मैथ है यार सिंपल, 1/20 के बराबर हो जाएगा 1/2R। तो यहाँ से R तुम्हें 10 सेंटीमीटर दिख जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। Yes, sir. ओके 9.10 तक और कोई डाउट है तो बताओ यार। ओके 9.15 तक कोई डाउट है तो बताओ। So 15th. सर 14th 14 देखे, और 14 11th 11 वो देखे। ग्रुप वाले तो छोड़ देना, वो डाउट ना ही पूछें। हाँ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप छोड़ दिया। हाँ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप छोड़ दो, बताऊंगा तो हो जाएगा तुमसे, कोई मतलब इसमें बड़ी बात नहीं है। 9.14 देखे। 14th क्या बोल रहा है कि जाइंट रिफ्रैक्टिव और टेलीस्कोप, इसको छोड़ दो, इफ द आई पीस फोकल एंड दिस एंगुलर मैग्निफिकेशन छोड़ दे 14th। हाँ 14 छोड़ दे आप लोग, 9.14 छोड़ दे, जब पढ़ाऊंगा तो आपको ये 17 समझ में आ जाएगा। 11 छोड़ दे आप, ठीक। 17 देखे। 15th. हाँ बताओ अमितोज कौन सा क्वेश्चन नंबर 15th. 15 का कौन सा पार्ट। तो इसमें प्रूफ कैसे करेंगे हम? ओके 15 क्या बोल रहा है कि यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट an object placed between f and 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f। इसमें प्रूफ नहीं, यूज मिरर टू डिड्यूस दैट। इसमें क्या करना है कि अपना मिरर इक्वेशन यूज करना है, तो इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तुम कैसे करो कि मान लो कौन सा मिरर बोल रहा है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी वाले इस टाइप की चीजें पूछते हैं आपसे कि बच्चा कंफ्यूज हो। ठीक है, पेपर थोड़ा ट्रिकी आ रहा है तो आपको वैसा ही अपना एनालिटिक्स डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मान लो क्या बोल रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है। अब तुम्हें प्रूव करना है तो कोई भाई अलजेब्रा तो यूज करने जा नहीं रहे हो, तो सिंपल अपने को डायग्राम बनाना है, मिरर इक्वेशन यूज करना है, खत्म।
क्या बोल रहा है कि ये एफ है, तो मान लो दोस्त ये एफ है, ये क्या है यार, ये 2f है। अब बोल रहा है कि इनके बीच में ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनाएगा बियॉन्ड 2f। तो हमने रख दिया इनके बीच में ऑब्जेक्ट। भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई डिस्टेंस ले लो x, अपना इमेज की वैल्यू आ जाएगा, खत्म। इसका फोकल लेंथ f है, मान लो ये डिस्टेंस मैंने ले लिया यार x। डिस्टेंस से सारे कहाँ से लोगे, पोल से, और उसमें ऑप्टिकल सेंटर से। ये x ले लिया, तो v की वैल्यू लिखना है तो uf अपॉन u माइनस एफ। ठीक है, uf अपॉन u माइनस एफ। तो अब क्या करोगे भाई, u की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स। सर f की वैल्यू क्या है, माइनस एफ। सर u की वैल्यू माइनस एक्स और ये प्लस एफ। तो ये कितना हो जाएगा सर, एक्स 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 एफ अपॉन एफ माइनस एक्स। ठीक है, ये v की वैल्यू है। ठीक है, अब तुम्हें इसमें प्रूव करना है, तो अगर इसमें तुम देखोगे तो तुम्हें रियल इमेज ही मिल जाएगा। रियल इमेज उसको कैसे बताओगे दोस्त, रियल इमेज कैसे बताओगे, हाँ यार बताओ कि भाई ये रियल इमेज बनेगा, बोलो यार। हाँ सौरभ बताओ यार, रियल इमेज कैसे मैं बताऊं कि बनेगा यहाँ पे। सर मैं बताऊं। हाँ बताओ जाए। सर क्योंकि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, नहीं, हाँ डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो नेगेटिव आई है। नेगेटिव आई है, ठीक है ना। देखो अब इसको दिख रहा है, तो ये होता है एनालिटिक्स, कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आधी जनता को नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हें दिखना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई फोकल लेंथ छोटी है, माइनस वाली क्वांटिटी ये बड़ी हो रही है, तो ऑब्वियसली ये निगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना। तो v मान लो ये हो गया कि निगेटिव में इधर आ गया। फिर इसको कैसे पता चला कि भाई निगेटिव है, तो जैसे ही तुम मैग्निफिकेशन लिखोगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या अगर ये नहीं लिख रहे हो तो तुम मैग्निफिकेशन लिखोगे माइनस वी वाई यू। ठीक है ना, तो ये तुम्हें निगेटिव वैल्यू दे देगा, निगेटिव वैल्यू दे देगा। अगर तुम्हें दिख रहा हो कि सर ये माइनस वी है तो वी की वैल्यू माइनस हो गई, तो प्लस हो गई ऊपर, और यू निगेटिव है तो प्लस अपॉन माइनस, माइनस दे देगा। तो मैग्निफिकेशन माइनस का मतलब क्या होगा कि भाई रियल इमेज बन रहा है। तो ये तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा एनालिटिक्स। ऐसे सोचोगे फिर कोई क्वेश्चन निकल जाएगा। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है क्या यार। यस सर। ठीक, अपने को समझना है यार, ऐसा नहीं कि देखो इम्पोर्टेंस है इस चीज का, ठीक है ना। तुम मेहनत कर रहे हो तो उसका आउटपुट आएगा। ठीक है ना, सब लोग मन लगा के चीजें पढ़े और करे चीजों को। आई नीड लाइक 10 सेकेंड। ये सर नो बोले सब लोग। यस। ओके अमित, ऐसे ही बॉम्बे क्या बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। तो आपको एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना है, फिर आपको एक कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लेना, एक्स यू वी कुछ भी आप ले सकते हो। तो आपको ऐसे दिखने आना चाहिए कि भाई किस क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी माइनस हो रही हो, छोटी होगी या बड़ी होगी। यही एनालिटिक्स होता है। ठीक है ना, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है तो ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो कि मैं हम लोग काफ़ी टाइम से 1 डेढ़ साल से इसी पे मेहनत करते हैं कि आपके एनालिटिक्स डेवलप हो। ठीक है ना। और बताओ यार 9.20 तक और किसी को डाउट है क्या। 17। 17। 17 देखे यार। 17 क्या बोल रहा है कि दिस लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68, द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज, ठीक है, दिस व्हाट इज द रेंज ऑफ द एंगल्स ऑफ द इंसिडेंट रेज विद द एक्सिस ऑफ द पाइप फॉर विच टीआईआर इनसाइड द पाइप टेक प्लेस। ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यार अपने को टीआईआर कराना है। ठीक है ना, अपने को टीआईआर कराना है, तो टीआईआर के कंडीशंस अपने को पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है ना, कंडीशंस क्या थे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर पहला कंडीशन था कि रे डेंसर से रेयरर जाना चाहिए। भाई जैसे मेरे को याद है वैसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजें। रे डेंसर से रेयरर जाना चाहिए। क्यों भाई, डेंसर से रेयरर जाएगा तभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा और टीआईआर होने के चांसेस हैं। दूसरा क्या है भाई कि सर जो एंगल होना चाहिए, किस एंगल पे टीआईआर होगा, सर जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, जैसे थीटा इंसिडेंट, वो सर ज़्यादा होना चाहिए थीटा क्रिटिकल से। सर ये क्रिटिकल नया वर्ड आ गया। भाई क्रिटिकल नया वर्ड नहीं है, क्रिटिकल एंगल होता था कि जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
is 90 degree or the refracted ray becomes parallel to the interface, हाँ या ना, वो होता है क्रिटिकल एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो ये देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या बोल रहा है कि इनसाइड 1.68 है। देखो होता क्या है कि लेट से अगर तुम ऑप्टिकल फाइबर पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, इस टाइप की चीजें तुम्हें दिखेगी। इस टाइप की चीजें होती है दोस्त, यही ऑप्टिकल फाइबर का मैं सामने वाला क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है, दो होता है इसमें, दो लेयर होता है, एक को बोलते हैं कोर और एक को बोलते हैं क्लैड, ठीक है ना, क्लैडिंग। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज्यादा और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम। तो देखो डेंसर और रेयर मीडियम ये लोग क्रिएट करता है, डेंसर और रेयर मीडियम क्रिएट होता है। तो ये वाला जो इनसाइड होता है ये डेंसर हो जाता है और आउटसाइड हो जाता है रेयरर हो जाता है यार। तो डेंसर से तो इंटरफेस कहाँ बनती है, यहाँ पे बनती है, और इसी इंटरफेस पे होती है टीआईआर, ठीक है। तो ये मान लो कि ये तुमने इंटरफेस बना दिया इसका, यहाँ से कोई रे भेजा तुमने, ठीक है ना, ये बाहर से भेज रहा है, मान लो कि मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए मान लो यहाँ पे मैंने एक रे भेज दिया, तो ये क्या है यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहीं पे होती है टीआईआर। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्शन होता है, दिख रहा है क्या, या लाइक नेक्स्ट पेज पे बनाऊं और बड़ा, हाँ या ना बोलो यार। दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये हो रहा है। अब अपने को क्या करना है, म्यू निकालना है यार। टीआर के लिए क्या करना है, म्यू निकालोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले अपने को निकालना है दोस्त, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.68 है, और रियर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.44 है। तो एक काम करो, रेंज तू बात कर लो। तो सबसे पहले तो रेंज अगर बात कर रहा है तो तुम थीटा सी निकाल लो यार। थीटा सी कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि सर अगर मुझे म्यू लिखना है तो म्यू ऑफ मीडियम 2 अपॉन म्यू ऑफ मीडियम 1, और ये क्या हो जाएगा साइन आई और अपॉन साइन आर। तो मान लो अगर तुम थीटा सी निकालना चाहते हो दोस्त, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, हाँ या ना। तो ये 1 हो गया। म्यू ऑफ 2 और म्यू ऑफ 1 तुम्हें पता है, तो कैसे करोगे, 1.68 अपॉन 1.44, ये क्या आ जाएगा साइन आई आ जाएगा, साइन थीटा सी आ जाएगा, थीटा सी आ जाएगा। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई थीटा सी आने के बाद पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा कि भाई इससे ज्यादा अगर मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो मेरा टीआईआर होगा, ठीक है। तो 90 में से वो एंगल माइनस कर दोगे तो तुम्हें रेंज मिल जाएगा, हाँ या ना यार। यस सर। मान लो कि तुम्हारा थीटा सी आ गया दोस्त 37 डिग्री, थीटा सी आ गया 37 डिग्री, लेट से सब समझाने के लिए, अभी तुम वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें दिख जाएगा साइन थीटा, थीटा सी कितना आ रहा है। मैंने बोला कि मान लो थीटा सी आ गया दोस्त 37 डिग्री, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें टीआईआर कराना है तो 37 डिग्री से बाहर करोगे ना यार, 90 माइनस 37 डिग्री, 37 डिग्री से नीचे तो नहीं होगा ना यार, नहीं आ रहा है क्या समझ में। तो रेंज क्या बनेगा, 37 डिग्री अबव, थीटा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 37 डिग्री, यही तो रेंज बनेगा, यस सर। और लेस देन 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि तुम पैरेलल कर दोगे तो टीआर नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं, तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका फायदा क्या होता है टीआईआर का, मैंने बताया है काफी आप लोगों को कि टीआईआर में क्या होता है यार, मतलब लॉसेस मतलब ना के बराबर होते हैं, ठीक है ना, लॉसेस ना के बराबर होते हैं। जो भी फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी लॉस जैसे बाहर होती है वो यहाँ पे नहीं हो पाती है। अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने अभी रिसेंटली किसी को बताया था शायद, ठीक है, शायद अविनीत ही था, मेरे से पूछा था उसने कि अगर तुम ध्यान से देखोगे कि ऑप्टिकल फाइबर की जो डिजाइनिंग होती है वो अलग तरीके की होती है। अब इस इंटरफेस पे भी टीआर होता है, अगर तुम ध्यान दोगे तो कैसे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, अभी तुमने क्या डाला 1.44 है, और बाहर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है।
तो कोई सिग्नल अगर गलती से अगर बाहर चली जाती है तो आउटर लेयर से वो बाहर नहीं जा पाती है, इनसाइड ही रहती है वो, क्योंकि यहाँ पे भी टीआर करा के वो लोग अंदर रखता है। तो ये डिजाइन किया गया है ऐसा, और इतने एंगल पे जाता है कि हमेशा रिफ्रैक्ट करके मतलब टीआर होते होते फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करती है बिना लॉस के। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। कभी कभी क्या क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? सर हाँ। सर हमारा साइन थीटा ग्रेटर देन 1 आ रहा है। साइन थीटा ग्रेटर देन 1 आ रहा है? नहीं, म्यू ऑफ टू, ओ म्यू ऑफ टू, देखो ये गलती लिख दिया यहाँ पे। दिख रहा है क्या? म्यू ऑफ टू होना चाहिए, तो म्यू ऑफ टू 1.44 ऊपर होगा, क्योंकि म्यू ऑफ टू है। क्लियर है क्या सब लोगों को, बाकी लोगों को भी? यस सर। 1.68 म्यू ऑफ टू, तो म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम क्या है भाई? क्लैडिंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.44। तो म्यू ऑफ क्लैडिंग अपन म्यू ऑफ कोर, यानी म्यू ऑफ टू अपन म्यू ऑफ वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। सो यहाँ से तुम्हें साइन थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां से तुम रेंज बना सकते हो। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। मैं क्या बोल रहा था कि कभी कभी क्वेश्चन क्या था, तुमने किया होगा ऐसा क्वेश्चन, में भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, कि ये लोग नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पूछता है, ठीक है ना, कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। चलो ये क्वेश्चन कर लेंगे, लेंथ दिया रहता है तो तुम्हें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे, इजी होता है। यस जैस्मिन, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. 17, गुड। और बताए 20 तक और कोई डाउट है क्या? सर 18 का ई पार्ट। 18 का ई पार्ट, देखिए एलिफेंट पार्ट क्या बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास, इज दिस फैक्ट ऑफ सम यूज टू अ डायमंड कटर। हाँ यार, क्या नाम है, अभिनीत बताओ यार, मैंने बताया था तुम्हें ये। यस सर। कैसे कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? सर ज़्यादा वो होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए PIR ज़्यादा आसान होगी। तो अंदर जो अगर लाइटें अंदर कोई गई तो फिर वो अंदर रिफ्लेक्ट हो के उसको शाइन देगी डायमंड को, स्पार्कल। हाँ, देखो होता क्या है कि जो कटिंग होती है दोस्त, ऑर्डिनरी कटिंग नहीं होती है, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। एक तो डायमंड का अगर तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो 2.42 होता है सबसे ज़्यादा। तो अगर तुम्हें इसका क्रिटिकल एंगल निकालना है दोस्त, तो साइन थीटा सी 1 अपन म्यू अपन पढ़े थे, म्यू ऑफ मीडियम। हाँ या ना यार, भूल गए क्या तुम लोग? यस सर। यहीं पढ़े थे, ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। तो 1/2.42, तो थीटा सी बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। मे बी आई थिंक 20, आई कांट से द एग्जैक्ट वैल्यू, बट तुम निकाल सकते हो। तो थीटा सी, देखो ये टू बड़ी क्वांटिटी है डिनोमिनेटर, तो छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मान लो 22-23 डिग्री आ गई थीटा सी। तो कटिंग जो होती है डायमंड की, डायमंड की कटिंग ऐसे नहीं, कैसे भी काट दोगे तो शाइन करने लगेगा। कटिंग बहुत तरीके से होती है, बड़े बड़े कॉलेज हैं कटिंग की, शाइनिंग की, पॉलिशिंग की, जो डिग्री देते हैं, ठीक है ना, बहुत प्रोफेशनल लोग होता है वो लोग। ऐसा नहीं कहीं से कोई भी काट दिया तो शाइन नहीं कर पाएगा। डायमंड का पूरा कॉन्सेप्ट शाइनिंग पे है, कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है वो। तो इसका थीटा सी मान लो, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, बट मे बी लेट्स से 23 या 21 डिग्री हो गया, ठीक है ना, समझाने के लिए, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को पता नहीं है, वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो मान लो कुछ एक्स वैल्यू आ गया, ठीक है ना, एक्स डिग्री आ गया थीटा सी। तो डायमंड की कटिंग जब होगी तो ऑब्वियसली अपने को शाइन कराना है बहुत ज़्यादा। तो कोई सा भी शेप हो, ठीक है ना, मान लो कोई सा भी शेप हो, ठीक है ना, लेट्स से। तो इस पॉइंट पे मान लो रे आई, ठीक है ना यार, इस पॉइंट पे मान लो कोई रे आई, ठीक है ना। तो अब इस सरफेस पे क्या होना चाहिए, लेट्स से पी पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, TIR, तभी तो रे अंदर आएगी, बाहर नहीं जाएगी। तो ये रे यहाँ पे आ गई, तो मान लो अब यहाँ पे आई रे, तो ये मान लो P डैश पॉइंट होगा, तो भाई P डैश पे भी TIR हो,
तभी तो यार लाइट अंदर रहेगी, तो यहाँ पे भी तुम्हें लाइट मिलेगा, यहाँ पे भी ब्राइटनेस, सारा सारा जहां जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिस जिस पॉइंट पे टीआईआर हो रहा है, तो शाइनिंग होगी वहां पे। जो भी एनर्जी है, एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी तुम्हारे पास। टीआईआर का मतलब क्या, रिफ्लेक्शन ही हो रहा है ना अंदर यार, तो ज्यादा से ज्यादा शाइनिंग होगी। तो जितना बार रे जिस जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, टीआईआर। तो इस तरीके से उसकी डिजाइनिंग होती है, इस तरीके से उसकी कटिंग होती है कि जहां जहां रे स्ट्राइक करेगी वहां पे टीआईआर होना चाहिए। तो उस जितना ज्यादा कटिंग, मतलब कटिंग डिजाइनिंग होगी, जितना ज्यादा उसके अंदर टीआईआर अपन कराएंगे, तो बार बार रिफ्लेक्शन होगा, तो बार बार ब्राइटनेस वहां पे तुम्हें हमेशा चमकेगा वो। तो इस तरीके से डिजाइनिंग होती है, ऑर्डिनरी कटिंग नहीं होती है डायमंड की। मैंने बताया भी था इसको, एक दिन पूछा था कि जो इंडिया में सूरत है, तो वहां से पूरे वर्ल्ड का 95% डायमंड वहां से गुजरता है, उस रास्ते से, सूरत के रास्ते से। गुजरात में है, ठीक है, शहर। तो वर्ल्ड का, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का 95% डायमंड उस रास्ते से होके गुजरता है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिशिंग, शाइनिंग, कटिंग वहाँ पे मेन होता है, ठीक है ना। तो पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है, कटिंग और शाइनिंग ये सब के लिए। वहाँ पे भी मैं कुछ टाइम रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लाइक बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कोचिंग है। मैं आपको बताऊं, जैसे आपका आईआईटी जेई का कोचिंग होता है, वैसे वहाँ पे ट्रेनिंग होती है कटिंग और ये सब शाइनिंग की। तो ये भी बहुत शानदार बिजनेस है। बस मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही रहे, हर एक पॉइंट पे टीआर अपने को चाहिए, ताकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी नीड लाइक मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। जितने ज्यादा कट्स होते हैं उतना बढ़िया डायमंड होता है ना। हाँ, कट्स भी नहीं, ऐसा नहीं 1000 कट्स मार दिए। शेप ऐसा होना चाहिए कि लाइट रे जिस जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है अपने को टीआर कराना है, तो एंगल वैसा डिजाइन होना चाहिए, एंगल वैसा डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। ये लाइट जैसे अंदर फंस जाए। लाइट अंदर फंसे, लाइट रिफ्लेक्शन बार बार हो, ठीक है। जैसे अगर तुमने क्वेश्चन किया होगा, तो एक इक्वेलेटर ट्रायंगल होता था, तो एक सरफेस पे टीआर हो रहा है, एक सरफेस पे नहीं होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, रे बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से उसकी डिजाइनिंग होती है। 20 तक और बताए, कोई डाउट है तो आपको? सर 20th। 20 देखे, 20th क्या बोले कि स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसमें ये तो इजी क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं हुआ यार? हाँ सौरभ बताओ यार, ये क्वेश्चन हुआ क्या तुमसे? यस सौरभ। हाँ संजोत बताए, ये क्वेश्चन हो गया आपसे 9.20? नो सर। क्यों, ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ गितिंदर पाजी बताओ यार, ये क्वेश्चन तुमने ट्राई किया है क्या? यस सर, हो गया। ठीक, कैसे करेंगे? ये सर एक सेकंड में देखता हूँ। देखो जब भी, जैसे देखो शुरू से बोल, देखो मान लो मेरे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो मैं डायग्राम बना दूंगा उसका कम से कम, ठीक है ना। पिक्टोरियल व्यू मेरे पास रहेगा तो आइडिया लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं। अगर तुमने डायग्राम बनाया था इसका? मेरे को समझ नहीं आ रहा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। नहीं फॉर्मूला, देखो मान लो मेरे को भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूला भी छोड़ दो, अपन एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। पूरा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का ही है दोस्त। नहीं आ रहा है, डायग्राम बनाओ। पुली है, बंदर है, डायग्राम बना दो, तो आधी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएगी क्या चल रहा है, ठीक है ना। ये मतलब बड़े बड़े लोग बोलते हैं फिजिक्स में, डायग्राम बनाना सीखो। अब देखो मान लो स्क्रीन को मेरे को प्लेस करना है 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो चलो यार, मान लो कि ये तुम्हारा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है यार। ये हो गई स्क्रीन अपनी। मेरे को भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं भी डायग्राम ही बनाऊंगा, फिर उसके आगे अपन सोचेंगे क्या करना है। ये मान लो स्क्रीन हो गया। अब इससे बोल रहा है कहाँ से, 90 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे यार, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशंस। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, तो मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस बना दो।
is formed by a convex lens at two different locations separated by 20 centimeter. डन। तो मान लो यहां पे मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस पहले पोजीशन, ठीक है यार, पहले पोजीशन पे। तो अब डिस्टेंस मान लो कहीं बन रही होगी इमेज एट टू डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। अब इमेज कहीं बन रही होगी स्क्रीन पे, तो अगर ये 90 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कहीं x होगा ये, तो ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ 90 माइनस एक्स। फोकल लेंथ निकालने के लिए बोल रहा होगा इसमें, हाँ। तो ये पहला पोजीशन है। अब मेरे को v पता चल जाएगा, मैं निकाल सकता हूँ v1, हाँ या ना यार, निकालूं क्या? v1 अगर तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे, सिंपल v1 निकालना है। नहीं आ रहा है क्या समझ में? चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये मान लो ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था, 20th। तो ये क्या बोल रहा है कि मान लो ये तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे एक स्क्रीन प्लेस है, यहाँ पे स्क्रीन प्लेस है, ठीक है यार। ये मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पहला, तो मैंने क्या बोला था, ये मान लो x है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 90 माइनस एक्स, यही है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या दे रखा है, 90 तुम्हें दे रखा है। यही बोल रहा है ना यार क्वेश्चन में, हाँ या ना बोलो यार। यस तो सर। अगर पहले केस के लिए मान लो कॉन्वेक्स लेंस मेरा इस पोजीशन पे है, तो पहले केस के लिए दोस्त तुम v1 निकाल सकते हो। सर v1 कैसे निकलेगा, ये तो लेंस है, लेंस फार्मूला से यूज कर लो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v1 कैसे निकालोगे यार, uf अपॉन u प्लस एफ। u कितना है बताओ यार, u तुम्हें दिख रहा होगा माइनस एक्स। फोकल लेंथ नहीं पता है, वो निकालना है, फोकल लेंथ ही तो निकालना है तुम्हें। u कितना है, माइनस एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ठीक, अब ये देखो x और f, अब तुम इसका मतलब इसीलिए वो बोल रहा है कि दूसरे पोजीशन के लिए, तो वहां पे भी तुम्हें बताना पड़ेगा, वहां पे भी तुम्हें एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो दूसरे केस में क्या बोल रहा है वो कि जो दूसरा इमेज बन रहा है 20 सेंटीमीटर के उस पे बन रहा है, क्या बोलते हैं, ये v1 निकाल लो, और ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, v2 निकाल सकते हो। तो मान लो सेकेंड केस में मैंने क्या कर दिया, इस कॉन्वेक्स लेंस को कहीं शिफ्ट कर दो 20 सेंटीमीटर। इसमें क्या डाउट आता है, कुछ लोगों को ये लगता है ये कितना है यार, 90 सेंटीमीटर, तो अब ये डिस्टेंस मान लो कितना हो जाएगा, हाँ या ना बोलो यार, x प्लस 20। यस। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स माइनस 20, 90 माइनस एक्स प्लस 20। सर ये समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो? भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही मैं कर रहा हूँ। पहले केस में बोल रहा था कि कॉन्वेक्स लेंस मान लो इस पोजीशन पे है, तो मैंने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट को x डिस्टेंस पे मान लिया, तो ये इमेज कहाँ बनेगी भाई, 90 माइनस एक्स पे बनेगी। सर ये आपको कैसे पता चला, स्क्रीन रखा हुआ है, इमेज उसी पे बनेगी यार, तो इमेज डिस्टेंस मेरे को पता है। तो v1 क्या है, v1 पता है 90 माइनस एक्स, सर uf अपॉन u प्लस एफ कर दिया। ये नॉर्मल लेंस इक्वेशन है, ये मैंने सर किया, मेरा एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब मैं कॉन्वेक्स लेंस को 20 सेंटीमीटर सेपरेट कर रहा हूँ, तो अब देखो भाई कहाँ बन रहा है इमेज। तो मैंने क्या कर दिया, पहले पहले पोजीशन पे था तो 20 सेंटीमीटर मैंने लेंस को इधर शिफ्ट कर दिया, तो भाई अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गई, x प्लस 20। कोई बड़ी बात नहीं है, 20 सर आपने शिफ्ट किया, x प्लस 20 हो गया। सर तो अब टोटल 90 था, तो अब ये कितना बचेगा सर, तो 90 माइनस एक्स प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस एक्स। अब सर अब फिर से निकाल लूंगा मैं v2। सर तो v2 निकालना है तो आप लिखो वही uf अपॉन u प्लस एफ, ठीक है, इससे टाइम सेव होता है। तुम्हें अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो 1/v 1 माइनस माइनस 1/u 1/f।
यू की वैल्यू क्या है सर? यू की वैल्यू है -(x+20). सर ये माइनस क्यों, आप लोगों को पता होगा। -(x+20). सर फोकल लेंथ कितना है सर? वही निकालना है। अपॉन यू कितना है सर? -(x+20) और प्लस का f। सर ये फोकल लेंथ प्लस क्यों है? कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और ये किसके बराबर होगा? v2। सर v2 कितना है आपका? 70 -x। सर ये प्लस होगा? हाँ जी सर बिल्कुल प्लस होगा। तो ये इक्वेशन क्या आ गया? 2। तो देखो x और f अननोन है, x और f। दो इक्वेशन दोस्त, दो वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगी, हाँ या ना बोलो यार। यस सर। तो देखो मेरे को भी क्वेश्चन बहुत सारी चीजें होती है यार, हजार लाखों कॉन्सेप्ट है, बट अपना प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि अभी जैसे मेंस हो गया, अभी एडवांस हुआ था, ठीक है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, हवा भी नहीं लगेगा तुम्हें तो, बट अपना इनिशियल अप्रोच क्या है? अपने को डायग्राम बनाना है कि भाई डायग्राम बनाऊंगा मैं, फिर समझूंगा उसको, ठीक है। 1 घंटे में 18 या 17 क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ सोच के ही क्वेश्चन बनाते हैं यार वो लोग। तो ये अप्रोच तुम्हें सीखना पड़ेगा कि अपने को कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आई थिंक अब ये हो जाएगा, नहीं हो तो आप मेरे को बता देना, ये इक्वेशन मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। एक्स और एफ की वैल्यू आप निकाल सकते हो। बाकी लोगों को भी क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? यस सर। अब मान लो, हाँ अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर ले, बहुत सारे लोग बोलते भी नहीं है। 22 क्या बोल रहा है कि एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 degree so that it just suffers TIR at the other face, refracting index of the material of the prism in this, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि at what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refractive angle 60 degree, ठीक। तो ये मान लो, हाँ अभिनीत रिफ्रैक्टिंग एंगल बताओ यार क्या है? सर एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है दोस्त, ठीक है ना, ये नाम ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, एपेक्स एंगल, ये सारी चीजें इसी का नाम है, ठीक है ना। लिख लो अगर तुम्हें लिखना है तो। एंगल ऑफ प्रिज्म एक नाम ये हो गया, रिफ्रैक्टिंग एंगल, एपेक्स एंगल भी लोग इसको बोलता है, एपेक्स एंगल, ठीक है। तो ये एंगल होता है ये, ठीक है। ये बोल रहा है कि 60 डिग्री है और अपने को क्या करना है? जस्ट सपोर्ट टीआर एट द अदर सरफेस। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। जिनका भी डाउट था डायग्राम जरूर बनाए आप लोग। तो ये मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो ये, ठीक है ना, ये मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे ऐसे रह गई होगी थोड़ा सा, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, मान लो ऐसे आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या कराना है? टीआईआर इस फेस पे, मतलब मान लो अगर ए और बी बोलूं तो ए बी फेस पे अपने को दोस्त टीआईआर कराना है। तो टीआईआर क्या होता था सर? इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ये मेरा सर हो गया नॉर्मल, तो इस पॉइंट पे रे क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा सर इसके पैरेलल हो जाए, हाँ या ना यार? किसका डाउट था? जय बताओ। क्लियर है सर। यही इसी पॉइंट की ये बात कर रहा है, इस पे अपने को टीआईआर कराना है। और पूछ क्या रहा है? एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट, ये अपने को एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पूछ रहा है। तो ये अपना ये है क्वेश्चन का डायग्राम। अब इसको कैसे करेंगे यार? सिंपल कि अपन पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, म्यू लिख लेते हैं। तो देखो म्यू दिया होगा 1 पॉइंट, मैं लिखूं क्या डायरेक्ट? नहीं समझ में आया तो बता देना। म्यू लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो गया, तो साइन आई अपॉन साइन आर लिखूंगा, साइन आई अपॉन साइन आर मैं लिखूंगा 1.5, एग्जैक्ट वैल्यू तुम डाल लेना। ये आ गया, ये एंगल अपने को पता है 60 डिग्री। अब अपने को कराना है टीआईआर इस फेस पे, तो अपन क्या लिखेंगे कि अब यहाँ पे लेट्स से इस पी पॉइंट पे तुम लिखोगे एट पी, कंडीशन लिखोगे कि ये जो एंगल है, कहाँ गया सर? ये एंगल मान लो, इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से थीटा बोल देता हूँ यार,
थीटा। तो क्या लिखोगे कि म्यू ऑफ 2 अपॉन म्यू ऑफ 1 साइन आई यानी साइन थीटा अपॉन साइन आर। तो साइन आर क्या हो जाएगा 90। म्यू ऑफ 2 क्या है सर एयर 1। म्यू ऑफ 1 क्या है सर प्रिज्म जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 वैल्यू देख लेना 5 to 4। साइन थीटा साइन थीटा तो देखो यहाँ से थीटा तुम्हें निकल जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 तो 0.67। 0.67 का मतलब क्या हो गया कि तुम्हें एंगल अगर तुम्हें देखना है तो 40 के आसपास। हाँ कितना 40 के आसपास। 3/2 तो 0.67। 0.67 का मतलब हो गया 1/45 कितना होता है √2 तो 1.4 10/14 तो 5/7 तो ये एंगल हो जाएगा हाँ 40 के आसपास की वैल्यू आएगा। सही बोल रहे हैं 40 के आसपास की वैल्यू आएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं हम लोग कोई बड़ा बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल तुम साइन का ये बनाओगे कर्व तो तुम्हें दिख जाएगा। इससे तुम निकाल सकते हो कोई से भी आसपास की वैल्यू। तो ये अपने को ये एंगल पता चल गया यार। ये एंगल पता चल गया तो मेरे को पता है कि ये क्या होता है 120। कैसे सर ये कैसे पता चला मैंने बताया था मान लो ए ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या बनता था क्वाड्रिलेटरल। जब मैंने प्रिज्म बनाया था तो ये बताया था। हाँ पार्थी समझ में आ रहा है क्या ये क्वेश्चन ये 22। यस सर। तो एंगल ऑफ प्रिज्म और ये वाली एंगल इसको मैं बोल देता हूँ क्या बोल दूँ यार अपना नाम एस बोल देता हूँ। तो ए पी एस और इसको बोल देता हूँ ओ। तो ए पी एस ओ ये क्वाड्रिलेटरल है अपोजिट एंगल्स 180। तो अगर ये 60 है तो भाई एस 120 होगा। थीटा मेरे को पता चल गया तो मैं आर निकाल सकता हूँ। आर अगर पता चल गया तो मैं आई निकाल सकता हूँ आराम से इस इक्वेशन से। समझ में आ रहा है क्या सर सीधा भी तो लिख सकते हैं 60 इज इक्वल टू आर प्लस थीटा। 60 इज इक्वल टू आर प्लस थीटा। नहीं सर वो 90 ना पड़ेगा ऊपर हमें ट्रायंगल में लेके जाएंगे तो। हाँ क्या बोल रहे हो फिर से बोलना अनंत क्या बोल रहे हैं कि 60 इज इक्वल टू आर प्लस थीटा। आर प्लस थीटा कैसे लिखेंगे सर वो नीचे वाले ट्रायंगल लिख सकते हैं। नीचे वाली ट्रायंगल में नहीं समझा बताओ सौरभ क्या बोल रहे हो। सर वो बोल रहा था कि 60 प्लस आर प्लस थीटा लिख लेंगे। मैं कह रहा था नहीं लिख सकते ऊपर वाले में लेंगे ना उसको पहले 90 माइनस आर और 90 माइनस थीटा हो जाएगा फिर लिखेंगे ट्रायंगल को। हाँ अगर तुम वो लगाओगे कि सम ऑफ लाइक एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स तो तुम्हें 90 माइनस करके करना पड़ेगा। ऐसे तुम नहीं लिख सकते हो ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा डायग्राम बनाया हूं मैं। बड़ा डायग्राम बनाना तो तुम्हें दिखेगा। तुम्हें अगर ज्योमेट्री से करना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्योमेट्री से अगर करना है तो तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा बड़ा ताकि तुम्हें थोड़ा क्लियर दिखे। ज्योमेट्री से हालांकि ज्योमेट्री से भी मैं कर सकता हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अलग अलग टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस करने के जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है आर 20 डिग्री आ रहा है सर। ठीक है ना। तो आर की वैल्यू डालूंगा और ये 3/2 है तो यहाँ पे अपने को साइन आई की वैल्यू पता चल जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी आई थिंक कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। कोई डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू आएगी आई की मतलब 30 60 45 ये सब नहीं आएगी नॉर्मल वैल्यू कोई बीच की एंगल आएगी। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या कैसे करना था 9.22। यस सर। ओके हाँ जय ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो गया सर क्लियर। डन। और बताओ यार 25 तक और कोई डाउट है क्या। सर ये क्राउन ग्लास वगैरह की प्रिज्म्स बारे में मेरा पता नहीं है। देखो क्राउन ग्लास भी ग्लासी टाइप का होता है जैसे कि फ्लिंट ग्लास क्राउन ग्लास से सब सिलिका का ही बनता है ठीक है ना। SiO2 रहता है ग्लास में। सर ने बताया होगा तुम्हें मे बी केमिस्ट्री में SiO2 तो इसी के डिफरेंट फॉर्म्स यूज करते हैं। SiO3 हो गया या अलग क्रिस्टल यूज कर लिए। ऑलमोस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के आसपास होता है ऑलमोस्ट सबका ठीक है ना। नहीं दिया है तो तुम 1.5 मान के अपना लॉजिक डेवलप कर सकते हो। अदरवाइज तुम्हें दिया रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या है। तो अपने को ये नहीं जाना बस ग्लास के टाइप्स हैं फ्लिंट क्राउन ये सारी चीजें ठीक है।
25 तक और कोई डाउट है तो बताओ यार। ओके यस अमित, तो जैस्मिन कुछ डाउट है क्या आपको 25 तक, या क्लियर है? क्लियर है सर। ओके हाँ शिवांगी, क्लियर हो गया तुम्हारा डाउट? सर मैंने यहाँ तक किए नहीं। ओके अब तो करने लगो। देखो मैं आपको बता दूं, रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जो लास्ट का पोर्शन आपने जो पढ़ा है, लेंस वाला जो पोर्शन, वहां से क्वेश्चन आते हैं। कटिंग से कभी कभी पूछ लेंगे। नीट में आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेगा लेंस से, मिरर से डायग्राम आपको मिलेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम आपको पता होना चाहिए आपके दिमाग में। भाई कर्व पता होना चाहिए कि ये सर ये कर्व था मेरा, ऐसा कर्व था, ये रेजिस्टिविटी और ये टेम्परेचर का था सेमीकंडक्टर, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक डायग्राम क्लियर है, बहुत सारी चीजें उठ के आ रही है एज इट इज। केमिस्ट्री खासकर मैं शुरू से बोलता हूँ, केमिस्ट्री बिल्कुल याद कर जाओ कि भाई इस चैप्टर पे ये पॉइंट है, ऐसे ऐसे अपन करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आएगी। मेंस में क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में लेंस वाले पोर्शन से आएगा, लेंस वाले पोर्शन से। ठीक है, लेंस वाले पोर्शन से आएगा। जैसे कि मान लो कि कुछ सिस्टम को मैं पानी में लेके जा रहा हूँ या डिफरेंट मीडियम में लेके जा रहा हूँ, वहां से आ सकता है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में। या अगर उनको रिफ्लेक्शन से पूछना है तो रिफ्लेक्शन में वो ये नहीं पूछेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस बता दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉम्बिनेशन से आ सकता है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन से मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताए हैं, एक्सप्रेशन बताए हैं कि भाई दो लेंस जोड़ दोगे तो कैसा बिहेव करेगा, एक लेंस और एक मिरर जोड़ दोगे तो कैसा बिहेवियर होगा, उसका फोकल लेंथ कैसे आएगा, मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो वो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो वहां से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो लेंस वाले पोर्शन से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वेव ऑप्टिक्स भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको रहेंगे वहां पे। ठीक है, अब बताएं ऑप्टिक्स, मैं आपको वेव ऑप्टिक्स भी शेयर कर रहा हूँ, आप वेव ऑप्टिक्स में डाउट बताएं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के, जो मैं आपको बता दूंगा कभी भी मुझे टाइम मिलेगा तो। सर आई में तो बस डिफेक्ट्स याद करने हैं ना मेन, आई में, जो आई के बारे में मायोपिया में क्या होता है और उसमें क्या हाँ होता है बस। मायोपिया हाइपोमेट्रोपिया तुम देख सकते हो, जो 10th में तुम पढ़े थे ना, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, यस सर। हालांकि क्वेश्चन नहीं आता है मेंस में, ये सब में तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मे भी कभी पूछ दे बोर्ड वाले चीजों में, तो तुम एक आइडिया रख लेना। हालांकि 10th की बातें हैं ये, तो वो ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता सिंपल भाषा में कि जो वेव चलती है उसका फ्रंट वाला पोर्शन, कि वेव कैसे चलेगी, वो वेव फ्रंट होती है। ठीक है ना, ट्रैवलिंग वेव। ठीक है ना, जो वेव ट्रैवल कर रही है वो कैसे चल रही है। तो मान लो लाइट, लाइट सोर्स है, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। मान लो मैंने एक दीप जलाया, दिया जलाया, या लाइक मोमबत्ती जलाया, तो लाइट क्या होगा, ऐसे निकल रहा होगा। मोमबत्ती तो बना सकता हूं मैं, तो ऐसे लाइट निकल रही होगी। ठीक है यार, तो हो क्या रहा है, जब भी पॉइंट सोर्स आएगा तो अगर तुम देखोगे तो लाइट हर एक डायरेक्शन में निकल रही है, ऊपर भी, नीचे भी, साइड में भी। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। तो अगर तुम्हें उसको क्लोज करना है तो तुम्हें एक स्फेयर रखना पड़ेगा, स्फेयर से तुम उसको क्लोज करोगे। समझ में आ रहा है क्या शिवांगी? यस सर। तो स्फेयर से क्लोज करोगे तुम, क्योंकि 3D हर एक डायरेक्शन में लाइट निकलेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा वेव फ्रंट स्फेरिकल आएगा। क्लियर है? अब जैसे क्या बोल रहा है कि लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस when a point source is placed at its focus। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस से लाइट पूछ रहा है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने पॉइंट सोर्स इज प्लेस एट इट्स फोकस, तो इस फोकस पे मैंने पॉइंट सोर्स प्लेस कर दिया है। ठीक है, फोकस पे, तो फोकस पे अगर तुमने प्लेस कर दिया है शिवांगी, तो अपने को पता है कि यहाँ से लाइट जा रही होगी और ऐसे निकल रही होगी, पैरेलल लाइंस ग्रिड में आ जाएगी वो। पैरेलल लाइंस। हाँ या ना, सही बोल रहा है, वो पैरेलल लाइंस निकल रही होगी, अपने को दिख भी रहा है। यही तो होता था ना यार, फोकस पे रख देंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता था।
ये सब चीज छोटी मोटी याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। तो अब क्या हो रहा है कि मैंने बताया था कि जब तुम्हारे पास लाइन सोर्स जैसा कुछ वैल्यू आए, जैसे लाइन सोर्स हो गया तुम्हारे पास, ठीक है ना, इस टाइप की यहाँ से लाइट निकल रही है, तो ये हमेशा तुम्हें प्लेन बना के चलेगी, ठीक है ना, प्लेन वेव फ्रंट चलेगी। क्योंकि देखो अगर तुम देखोगी तो अब तुम्हें ऐसा कुछ समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप से लाइट रे जा रही होगी। तो ये जब चलेगी तो आगे से जब तुम देखोगे तो क्या लगेगा कि तुम्हें प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो आगे से तुम्हें प्लेन दिखेगा ये, ठीक है ना। चेन्नई क्या बोल रहा है, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इतना भारी वर्ड क्यों यूज किया है यार। द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट डिस्टेंट स्टार, बहुत दूर है, डिस्टेंट मतलब बहुत दूर, इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो बहुत दूर है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो भी लाइन जैसा ही आएगा दोस्त। इसका स्टार, भी प्लेन हो जाएगा सर। हाँ बोलो। इसका भी प्लेन हो जाएगा। इसका ही प्लेन हो जाएगा, सही बात है। स्टार बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो लाइट रे तो मान लो अगर पास रहता है तो यहाँ से स्टार अपने को, मान लो स्टार मेरे पास रहता है तो मैं उसको स्फेरिकल मानता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि पॉइंट सोर्स है ना, ऐसा कुछ होता है स्टार। लेकिन ये क्या बोल रहा है, बहुत दूर है। तो बहुत दूर से हो क्या रहा होगा दिक्कत, कि जो लाइट रे आ रही होगी तो आते आते ऐसे हो जाती होगी वो। तो जब तुम्हारे पास अर्थ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसको प्लेन ही वेव फ्रंट दिखेगी उसको, ठीक है ना, इस वर्ड के कारण, ठीक है ना। स्टार बहुत दूर होते हैं अपने से तो ये प्लेन वेव फ्रंट आएगी, ये भी प्लेन होगा, ये भी प्लेन होगा, और ये स्फेरिकल होगा। तो ये मेरे कॉन्सेप्ट है। मेरे को मतलब स्टार जैसे पॉइंट सोर्स की तरह सोचा था मैंने, क्योंकि हाँ बहुत दूर सही छोटा सोच सा रहे हो, दिखता बिल्कुल है। स्टार पॉइंट सोर्स है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, बहुत दूर होता है दोस्त, बहुत दूर। तो वो जब तक आएगा अपने पास तब तक तो तुम्हें अर्थ पे प्लेन ही दिख जाएगा वो, कि भाई लाइट रे फॉल हो रही है बहुत ज्यादा एक साथ, ऑलमोस्ट लाइन जैसे यार बोलते हैं ना एजम्पशन में कि क्या बोलते थे अपन, कि वो जो जैसे कि पढ़ते हैं कि दो पैरेलल लाइन कहीं मीट नहीं करती है लेकिन इन्फिनिटी पे मीट करती है, ऐसा पढ़ा है क्या तुमने? यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट है कि बहुत दूर जब हो जाता है तो ऐसा लगता है कि यार कि ठीक है सारी लाइंस पैरेलल गिर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे तो रहेंगी। तो डिफरेंट एंगल कब दिखेगा, जब तुम पास रहोगे। तो जब बहुत दूर हो जाएगा तो ऑलमोस्ट वो पैरेलल तुम्हें दिखेगी। तो वो ये बोल रहा था इस वर्ड डिस्टेंट वर्ड यूज करके, ठीक है। हाँ सही बोल रहा है सौरभ, ठीक है ना, अब थोड़ा समझदार भी हो गया सौरभ, टाइप कर देता है कि ये बोल रहा है सौरभ कि वो जब बहुत दूर हो जाती है तो लाइट रे पैरेलल की तरह ट्रीट की जाती है। सही बात है, बहुत दूर से लाइट रे आने वाली पैरेलल की तरह ट्रीट की जाती है। तो इस चीज़ को तुम लिख भी सकते हो, इसमें लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, लिख भी सकते हो कि बहुत दूर से लाइट रे आती है तो पैरेलल की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं उसे, ठीक है। 5 के पहले और कोई डाउट है तो बताओ, 5 तक। ओके 10 तक कोई डाउट है तो बताओ यार, क्वेश्चन नंबर 10 तक। 6th हाँ अमित तो बताए कौन सा, 6th 6, 10.6, 10 पॉइंट, यस पार्थिव वैद बताए 10.6 कैसे करूं मैं? हाँ पार्थिव बताओ। ओके ट्राई करें आप लोग क्वेश्चन, यस संजोत बताओ 10.6 कैसे करूं मैं? सर ये हुआ नहीं मेरा। ओके हाँ गितेंद्र पाजी बताए 10.6 कैसे करूं? देखो यार ये क्या बोल रहा है कि बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ दिस और दिस इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो पूरा जो वेव ऑप्टिक्स है वो आईडीएससी है दोस्त। वाईडीएससी में 3-4 चीज अपने को ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि देख भाई 3 अप्रोक्सीमेशन है, एक अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, मेन अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आता है, 5% हुआ जो दूसरे अप्रोक्सीमेशन से आता था, जिसको मैं तुम्हें बताया था तुम्हें साइन थीटा लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। जिसमें लैम्डा क्या होता था, अगर तुम्हें ध्यान हो कि साइन थीटा टिको थीटा हम लोग लिखते थे,
मे भी नहीं ध्यान हो, कब जब थीटा स्मॉल हो। तो वो कैसे पता चलता था, लैम्डा और डी के बीच में तुम्हें पता चल जाएगा डिस्टेंस। इसमें एक मेन क्या था कि अगर तुम देखोगे तो लैम्डा डी बाई डी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर फ्रिंज विड्थ किसी को ध्यान हो, हाँ आनंद फ्रिंज विड्थ ध्यान है क्या, क्या होता था? फ्रिंज विड्थ होता था कि डिस्टेंस बिटवीन lambda d by कॉन्जिक्यूटिव, dt। हाँ यस सर, वो जैसे एक और दूसरी वाले के बीच में जो डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव होता है। मिनिमा और या कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, और आता था लैम्डा डी बाई डी, बड़ा डी अपन छोटू डी। सर ये छोटू डी क्या होता था? छोटू डी होता था स्लिट के बीच का डिस्टेंस। सर ये बड़ा डी क्या होता था? बड़ा डी होता था कि स्क्रीन और जहां पे ये डिस्टेंस है स्लिट, इसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी होता है। लैम्डा क्या होता था सर? वेवलेंथ होता था। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो एम लैम्डा एन लैम्डा डी बाई डी, ये होता था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अगर जिन लोगों को ऑप्टिक्स वेव नहीं पता है, आप सीधा वाईडीएससी का आई थिंक 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, आप जाके उसको देखें, रिवाइज करें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जिसको हम लोग बोलते थे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इससे डिस्टेंस पे मैंने आपको बताया था आपको पाथ डिफरेंस निकालना है। अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो आपको पाथ डिफरेंस एन लेमडा करना पड़ेगा। अगर आपको डिस्ट्रक्टिव चाहिए तो एन प्लस हाफ ब्रैकेट लेमडा करना पड़ेगा। हाँ या ना यार? यस वो सर। आपको करना पड़ेगा। तो ये बोल रहे सेंट्रल थर्ड आपको बताना है। थर्ड क्या होगा? 3 लेमडा डी बाई डी, थर्ड एन लेमडा डी बाई डी। अगर मुझे थर्ड लिखना है तो मैं लिख दूंगा 3 लेमडा डी बाई डी, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, ना ही आपके पास कैपिटल डी की वैल्यू है ना ही छोटू डी की वैल्यू है, तो कुछ क्लू दिया होगा। कुछ क्लू नहीं दिया है, कोई नहीं, बॉम्बे पढ़ते हैं, मे भी कुछ क्लू दिया हो। अगर आपको नहीं दिया तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। क्वेश्चन अगला दिया नहीं है तो अपन कहाँ से लाएंगे, हाँ या ना यार? यस वैल्यू सर। नहीं है तो अपन क्या ही कर सकते हैं। बॉम्बे देखते हैं, अमितोज आई थिंक आगरा हो गया होगा आपसे। हाँ जी सर, बट डी और डी की वैल्यू नहीं दी हाँ है। अगर अगला नहीं दिया है तो अपन छोड़ देंगे। बॉम्बे देखते हैं, मे भी उससे कुछ आ जाए। What is the least distance from the central maxima where the bright fringe is due to both the wavelengths coincide? बढ़िया है भाई। तो दो वेवलेंथ है, ठीक है ना। What is the least distance from the central maxima where the bright fringe is due to both the wavelengths coincide? लीस्ट डिस्टेंस अपने को बताना है, तो अपने को ये पता नहीं है, तो अपन तो सिंपल करेंगे ये क्या कि देखो, अपने को ये करना है कि मान लो भाई कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मेरा इस वेवलेंथ के लिए n है कुछ, मान लेता हूं, मानने में मेरे को क्या जान रहा है, मान लेता हूं, ठीक है n है। तो अगर मुझे लिखना है n ब्राइट फ्रिंज इस वेवलेंथ से, तो मैं क्या लिख दूंगा यार, n लैम्डा कैपिटल d बाई डी, हाँ या ना यार? यस सर। ठीक है ना, ये मैं निकाल सकता हूं। ये मान लो एक वेवलेंथ के लिए लिख दिया, अगर तुम्हें लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि मान लो मैंने लिख दिया कि n इंटू 650 यूनिट, नैनोमीटर में यूज कर रहा हूँ, कैपिटल डी अपॉन छोटू डी यार, ठीक है। और व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड कराना है अपने को। तो कोइंसाइड अगर कराना है तो मान लो मैंने ये लिख दिया, दूसरे के लिए लिखूंगा 550 कैपिटल डी बाई छोटू डी। और अगर मेरे को कराना है कोइंसाइड तो मैं यूज कर सकता हूं, अगर N1 N2 यूज करूं मैं, कि मान लो इसका N1 हुआ और इसका N2 हो गया, मान लिया मैंने कि 650 वाले के साथ N1 और 550 के साथ N2 कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ऐसा मैंने मान लिया। तो ऐसा अगर मैंने मान लिया तो मेरे पास N1 बाई N2 की वैल्यू आ जाएगी यार, सर ठीक है। हाँ सर कोइंसाइड कराने के लिए मतलब लगातार नहीं होनी चाहिए, जैसे एन1 और एन2? कोइंसाइड कराने के लिए लगातार,
हाँ भाई, ये भी सोच सकता है कि भाई दूर ज़्यादा हो जाएगा तो कोइंसाइड नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे n और n-1 भी लिख सकता हूँ, ये भी बात सही है। लेकिन अगर मान लो कि मेरे को नहीं पता है कि भाई कौन किसका ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेगा, तो मैं तो नॉर्मल सोचूंगा। तो मेरे पास n1 और n2 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो n1 बाई n2 ये कितना वैल्यू आ रहा है, किसी ने कैलकुलेट किया है क्या? तो ये 55 अपॉन 65 यहीं आएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 55 अपॉन 65, तो आई थिंक ये 13 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा, हाँ ना यार? तो n1 बाई n2, अगर n1 बाई n2 आ गया अपने पास तो कोई दूसरा क्लू है क्या? एक और क्लू लिख के हम लोग ये निकाल लें इसका n1, तो मेरे को कोई n2 मिल जाएगा पास में। तो इस वर्ड के कारण ये तुम लिख सकते हो। ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल जैसे मैंने किया कि भाई इसके लिए लिखा, इसका लिखा, दोनों कोइंसाइड करा लिया। रेशियो मेरे को दिखा कि भाई n1 बाई n2 का ये आ रहा है, तो n1 का चौथा, 650 का चौथा ब्राइट फ्रिंज और 550 का पांचवा ब्राइट फ्रिंज दोनों कोइंसाइड करेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो रेशियो आया है इसका ये मतलब हो गया कि 650 के साथ जो चौथा ब्राइट फ्रिंज आ रहा है और 520 के साथ जो पांचवा ब्राइट फ्रिंज आ रहा है दोनों कोइंसाइड करेगा। आया समझ में सब लोगों को? यस सर। ठीक है ना? और अगर कैपिटल डी बाई डी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप एज इट इज छोड़ देना, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला वैल्यू देगा तो ही रखेंगे, सिंपल बात है। क्लियर है? और बताए 10 तक अगर कोई डाउट है तो। 10th में देखो ये सब छोड़ देना, ये डिस्टेंस छोड़ देना, ठीक है ना? ये वेव ऑप्टिक्स का लाइक डिफ्रैक्शन के लिए होता है, फ्रेजनल डिस्टेंस इसको बोलते हैं, अगर किसी को पता होगा या किसी ने पढ़ा होगा। ये छोड़ देना, ये स्क्वायर बाई लेमडा होता है, जस्ट फॉर नॉलेज, इसको फ्रेजनल डिस्टेंस बोलते हैं, एफ जेड। 10th छोड़ दें आप, ठीक है? और क्या, ब्रिस्टल एंगल छोड़ दें आप, ठीक। बाकी अगर कोई है 10th तक तो बताए, कोई डाउट? जी सर, बाकी ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, 10.7 में क्या कर रहा है, व्हाट इज विड्थ ऑफ द फ्रिंज if the entire experimental apparatus is immersed in water, take refractive index of water इतना। हाँ मितोज बताओ 10.7 कैसे करेंगे? यस अमितोज बताए 10.7 कैसे करेंगे हम लोग? इसमें पहले फ्रिंज की वैल्यू दी है 0.2 डिग्री, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे पाई की फॉर्म में, हम्म। और उसके बाद हम डी फाइंड कर लेंगे हम्म। क्योंकि वो दिया है सब कुछ। एंड फिर मैंने जब हम इसको वाटर पे इमर्स करेंगे तो फिर हमारा लैम्डा चेंज होगा, वेवलेंथ, तो फिर हम्म। मैंने वो फाइंड किया है। हाँ वहां से भी कर सकते हैं, सही बात है, वरना ऐसे भी आंसर के रिड्यूस होगा, अपने को दूसरा ये पता है। रेंज। वहां से भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने आपको बताया, सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, चेंज होगा वेवलेंथ होगा, सी इजकल टू एफ लेमडा या वी इजकल टू एफ लेमडा में, और लेमडा चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। ये आपको बस इसमें ध्यान रखना है। 10 तक अगर और कोई डाउट है तो बताएं। आई थिंक कोई डाउट नहीं है आपको, या अगर कुछ भी आपको पता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। चेंज हो रहा है, लेमडा चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक भाई? 300 नैनोमीटर, ठीक है ना, टू 400 नैनोमीटर, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। द डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज क्लोज टू, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा है, वेवलेंथ पहले 300 नैनोमीटर दिया, फिर 400 नैनोमीटर दिया, तो पूछ रहा है तुमसे डिक्रीज इन। सर हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी रहा है 400 पे? हाँ हो रहा है, तभी तो एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है। मतलब बीच में बंद तो नहीं हो गया? नहीं नहीं हो रहा है, 300 से 400 कर दिया उसने, तो तुम्हें बताना है कि डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक।
आपको वैल्यू भी दी रही होगी कुछ वैल्यू, एस सी बाई ई की जो वैल्यू है, ठीक है ना, 1240। ठीक है, यूनिट आपको पता है, आप यूनिट लगा सकते हैं। आगरा 0.5 वोल्ट, बॉम्बे 2 वोल्ट, चेन्नई आपका 1.5 वोल्ट और दिल्ली 1 वोल्ट। ट्राई करें सब लोग। क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वेवलेंथ जो लाइट यूज कर रहा है पहले 300 फिर 400 किया जा रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कितना चेंज होगा, देखे सब लोग। हाँ, कुछ आइडिया चल रहा है क्या अविनीत, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सर हाँ। हम पहले ये देखेंगे एनर्जी 1 कितनी दी गई इज इक्वल टू जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस 5। हम्म दूसरी भी एक इक्वेशन बनाएंगे। हम्म सर मैंने ऐसे ही किया पर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा बस। आंसर में से कर, क्या आंसर आ रहा है? 1240/12। नहीं यार, मैथ गलती हो रही है सौरभ, सही करो उसको, सही सोच रहे हो। देखो सिंपल क्या करना है अपने को, सर पता है कि जो एनर्जी होती है, देखिए क्वेश्चन अपने को समझ में आ रहा है कि वेवलेंथ से रिलेटेड है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था, अगर आपको नहीं पता है तो आप रिवाइज करें कि सर जो भी एनर्जी फॉल होती थी वो फाई प्लस, लाइक अगर तुम देखोगे तो आप तुम, ई नॉट। हाँ, कि अगर तुम्हें लिखना है तो तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि सर एनर्जी फॉल हो रही है एच एफ, उसमें से वर्क फंक्शन माइनस होगा और जो बची हुई एनर्जी होगी उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे, तो वो बराबर ई वी नॉट के बराबर होता था। वी नॉट क्या होता था, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता था। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्रेशन ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है ये एनर्जी इतनी फॉल हो रही है, तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं एस सी बाई लेमडा लिख सकता हूँ, एफ एस सी बाई लेमडा, और ये 5 प्लस ई वी नॉट। वी नॉट क्या है भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मान लो अगर मैं यूज करूं कि मान लो एस सी बाई पहली वेवलेंथ यूज किया मैंने लेमडा 1, तो मेरे पास 5 प्लस पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। तो ऐसा आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है, ऐसे कि पहले वेवलेंथ के साथ ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल एसोसिएटेड है। फिर वैसे ही तुम अगर देखोगे तो एस सी बाई यहाँ से लेमडा, 5 डाल के दूसरी में डाल दें। तो 5 प्लस, सही बात है, ई वी टू, ये मेरा दूसरे के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल एसोसिएटेड है। फिर अगर मैं लाइक मेरे को 5 नहीं पता है तो ऑब्वियसली मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 माइनस अगर मैं इक्वेशन 2 करूं तो मेरे को समझ में आ जाएगा और चीजें दिख जाएगी। कैसे दिखेगी आपको अगर दिख रहा होगा तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो, एस सी कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बाकी लोगों को भी? तो अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से एस सी कॉमन ले लूंगा, 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2, 5 कैंसिल हो जाएगा, और ई कॉमन ले लूंगा अगर मैं, तो यहाँ से V1 माइनस V2 आ जाएगा। तो अगर मुझे V1 माइनस V2 यही होगा डिक्रीज इन पोटेंशियल, तो एस सी बाई ई और 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2। एस सी बाई ई वैल्यू दे रखा है 1240, ये 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 400। ठीक है, तो ये कितना होगा, 400 में 300 गया तो 100, और कौन नीचे कितना हो हो जाएगा, 1200। नीचे हो जाएगा लेट्स से अगर 100 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 100, 100, 100 नीचे से मैंने कॉमन ले लिया है, और 4 माइनस 3 1 हो गया, तो मैंने इसको हटा दिया और नीचे हो जाएगा 12। ठीक है, यही होगा यस सर। आई थिंक। देखो 1200 और 1240 तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो मैं इसको 1 वोल्ट के आसपास लिख सकता हूँ। समझ में आया क्या बाकी लोगों को नहीं भी? सकता मैं ना, तो 300 और 400 मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट। क्या बोल रहे हो? यस सर, वो मैंने नीचे 100 नहीं लिया था। हाँ, 1200 से डिवाइड करोगे तो 1.02 के आसपास वैल्यू आएगी, या 03 ज़्यादा ज़्यादा आ सकती है। तो क्योंकि 12 3 36, 1.03 के आसपास आएगी, तो 1 वोल्ट मैं उसको बोल सकता हूँ। सो 1 वोल्ट जो भी होगा दिल्ली ऑप्शन हो जाएगा।
कुछ नहीं करना था आपको, जैसा क्वेश्चन था वैसा आपको चलना था। समझ में आया आपको? सर सीधे एनर्जी चेंज से देख लिया था, उससे भी सही है। कैसे? सर वही मतलब जो एनर्जी को एक साइड हम ईवी लिख सकते हैं, और जो उसका चेंज होगा वही स्टॉपिंग पोटेंशियल का चेंज होगा, डिवाइड बाई कर देंगे। सही बात, डायरेक्ट सही सोच रहे हो। ठीक है ना, कि एनर्जी का जो चेंज होगा वही चेंज क्रिएट करेगा पोटेंशियल में। डन। ठीक है, तो ऐसे भी आपको सोचना पड़ेगा। ये सब चीज़ें कैसी होगी भाई, बंदे ने मेहनत किया है तो लॉजिक डेवलप किया है, तो अब अपने को उस फॉर्म में वो आ गया है, तो अपने को वैसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा था कि धीरे धीरे आता है आपको इंटेंसिटी। ठीक है, अभी भी रिवीजन चल रहा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 3-4 महीना तुम पढ़ो एकदम फाड़ू। ठीक है ना, हम लोग जो बोल रहे हैं वही करो, तुम्हें खुद बिलीव नहीं होगा कि सर क्या ही हो गया। तो जो भी स्ट्रेटेजी आपको बनाया जा रहा है कि देखो जो हुआ सो हुआ, जैसे संजोत है, जो हुआ सो हुआ। अब जो 3-4 महीने हैं आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करो, 10 घंटा, 8 घंटा, जितना आपको पढ़ना है, और शेड्यूल बना के। ठीक है, रिवाइज करो जो मैं करा रहा हूँ। आलतू फालतू की बुक ही नहीं पढ़नी है, ये है वो है, 5 क्वेश्चन उधर से लगा लिया, भाई नहीं होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन कराना है, जो हम लोग बोले वहीं तुम्हें टारगेट करना पड़ेगा कि भाई यही करना है बुक। मैं खुद बुक बताऊंगा, भाई ये बुक पढ़ो। ठीक है ना, बाकी कहीं भी इधर उधर घूमते रह जाओगे भाई नहीं होगा। नीलेश लास्ट के 2-3 महीने में यही किया उसने। ठीक है ना, उससे तुम बात कर सकते हो। ठीक है, हालांकि रैंक उसका उतना अच्छा नहीं है तो भाई, लेकिन बंदे ने 5-6 महीने में उतना लाया, उसको नहीं पता था 5-6 महीने जेई नीट क्या होता है, आईआईटी क्या होता है। आज उसने अगर 108 में 70 क्वेश्चन करके आया है एडवांस में, तो उसको पता है कि कितना हम लोगों ने उसको गाइड किया था। तो ये चीज होता है। ठीक है ना, तो रिवीजन है कैसे तुम्हें करना है। ठीक है ना, देखो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, तुम यूट्यूब खोलो, अभी मैं तुम्हें शेयर करके दिखा दूंगा, 10,000 वीडियो मिलेंगे तुम्हें, काम की एक भी वीडियो नहीं रहेगी, एक भी वीडियो नहीं रहेगी। तो एज ए स्टूडेंट तुम्हें पता नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसीलिए जो बताया जाए इधर उधर नहीं देखना है कि भाई बिल्कुल घोड़े की तरह यही करना है अपने को। जो हो गया सो हो गया, अब जो होगा उसको करना है। ठीक है, मेरे को 4 लेक्चर और 4 8 लेक्चर मिलेगा। ठीक है ना, मंथ के मैं आपको बता दूं, जो हकीकत है हकीकत है। तो 9 अक्टूबर नवंबर में मैं मेरे को आएगा 16 लेक्चर। ठीक है, 8 दूना 16 लेक्चर आएगा। 16 लेक्चर में मेरे पास आएंगे 8 11 के 8 12 के, जो मैं आपको प्लानिंग अभी शेयर करूंगा कल। तो 8 में क्या है, अगर तुम 12 की बात करोगे यार, तो 12 में देख लो इलेक्ट्रोस्टेट्स, तुम काउंट कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टेट्स, करंट, मैग्नेटिज्म, एसी, ईएमआई, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, 8 यहाँ पे हैं, मैं मॉडर्न फिजिक्स एक ही काउंट करता हूँ। 8 लेक्चर यहाँ पे हैं, 3 घंटे का लेक्चर काफी होता है मेरे लिए। 8 लेक्चर मेरे को मिलेंगे 11th के लिए, तो मेरे को सिलेबस करना है बाइंड अप 16 लेक्चर में, 16 3 48, 50 घंटे हुए हैं यार, मजाक नहीं है। फिर दिसंबर में जो हमने फाइनल रिवीजन मॉड्यूल बनाया है उस पर हम लोग काम करेंगे, तो वहां से चीजें तुम्हें क्लियर होगी क्या चल रहा है। तो पूरा प्रोसेस है, प्लानिंग है, उसके थ्रू तुम्हें करना पड़ेगा। ये नहीं आज चल के उधर किसी यूट्यूब पे देख रहे हैं 5 वीडियो, उधर 2 क्वेश्चन लगा लिए हैं, उस वो बुक खोल के, रामनारायण का बुक खोल के 10 क्वेश्चन लगा लिए। नहीं होता है दोस्त, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें वैसा ही चलना पड़ेगा जैसा मैं बताऊं, जैसे केमिस्ट्री में या मैथ में तुम्हें बताया जा रहा है। लिमिटेड चीज, 10 चीजें पढ़ोगे दिमाग इधर उधर जाएगा। मेरे को नहीं आता भाई, ये चीज नहीं आता है, लेकिन ये चीज अगर आता है तो आता है, क्योंकि मैं तुमको पिछले 1.5 साल से ही बता रहा हूँ कि तुम्हारे चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए। ये नहीं किसी ने वो बोल दिया तो 5 क्वेश्चन वहां से लगा लिया, 2 क्वेश्चन वो लगा लिया, नेट से सैंपल पेपर एक लगा लिया। भाई मैंने पेपर बनाए, मेरे पास है टेस्ट सीरीज, जो मैंने पिछली बार करवाया था नीलेश से भी, वही टेस्ट सीरीज, वही मेंस के सारे पेपर्स होंगे। ठीक है ना, और फुल टेस्ट होगा, जैसा मैं भी तुम्हें बताया गया होगा, पूरा फुल टेस्ट होगा। आपको 5 चैप्टर आता है, आप 5 चैप्टर एकदम फाड़ू करके आओ, ये 5 चैप्टर के क्वेश्चंस करके आए हैं। यही होता है, टेस्ट होता रहेगा, आप जो जिस प्लानिंग से चल रहे हो उस प्लानिंग से तुम चलो। ठीक है, जैसे सौरभ हुए तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, सिंपल सी बात है, सौरभ इधर उधर में रह गए, अन अकेडमी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, उसका देख लिए, 10 क्वेश्चन उधर से लगा लिए, सैंपल पेपर लगा लिए। नहीं होता है भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जो कि पहले भी बोला अभी भी बोलता हूँ।
मेरा भी नींद लास्ट में खुला, बहुत मेहनत किया, 135 से 140 नंबर आए थे मेरे, 138 मार्क्स आए थे एडवांस में। हुआ कुछ नहीं, ये उस टाइम अलग सीन होता था। अब क्या सिचुएशन है, चीज़ें चेंज हो गई है, मेंस बहुत इजी हो गया है, ठीक है ना। एनटीए डायरेक्ट पेपर देगा, सीबीएसई से बहुत सारी चीज़ें उठ के आती है, पहले ऐसा नहीं होता, पहले पेपर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो प्रॉपर क्या है कि रिवीजन का गाइडेंस क्या है, तो वो चीज़ तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कुछ कभी कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, भाई नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो तुम्हें जैसा गाइड किया जा रहा है वैसा गाइड करो, ठीक है। और जैसा रिवीजन है, ठीक है ना, वो करो, ठीक है ना। अब जैसे सौरभ का आ गया सवाल बाहर से टेस्ट सीरीज, भाई क्यों ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज। मैंने पेपर बनाए, हमने पेपर बनाए, हमारे पास है कम से कम 25 टेस्ट है, तो वो करोगे तुम, उसके एनालिसिस तुम्हें मिल जाएगी क्या चल रहा है, ठीक है। तो बैकएंड पे बहुत काम हो रहा है कि भाई कैसे कैसे तुम्हें करना है कि जय भी कम से कम भाई 140-42 नंबर ला ले, ये मोटिव है। तो ऐसे तुम्हें टारगेट करना है, ठीक है ना। और हमें क्या मिलेगा, जय वो ला लेगा 150 मार्क्स, तुम समझ रहे हो, उसका लाइफ सेट है, उसको सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ जाना है। आज देखो 32,000 ही रैंक है नीलेश का, बट चिल है उसका लाइफ। बाकी इधर उधर घूमना नहीं है उसको कि भाई एलपीयू में एडमिशन लेना है, जीएनडीयू में लेना है, इधर जाना है उधर जाना है, ठीक है ना। अब फोन करता है कि सर कौन सा एनआईटी कैसे काउंसलिंग करना है, इसके लिए फोन करता है वो, ये नहीं पूछ किसकी सर जीएनडीयू जाना है कि कहाँ जाना है। तो ये चीज़ है, ठीक है? बाकी देखो अभी एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा अगले वीकेंड पे, ठीक है। तो बंदे ने मेहनत किया, रिवीजन किया, चीज़ें कैसे हुआ, सारी चीज़ें की, तो वही होता है, प्रॉपर प्लानिंग से चलोगे चीज़ें चलेगी। इधर उधर घूमोगे कि सर उसका 5 ज्वाइन कर लिया, इधर कर लिया, कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हें मतलब एज अ तुम समझ जाओ कि 3 महीने जो अपने पास हैं, 3.5 महीने जो भी हो, वो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर में आपको बता दूं पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है, अभी एडवांस का पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैट्रिक्स गायब कर दिया इन्होंने, मैचिंग, उसके बाद पैराग्राफ गायब कर दिया, ठीक है ना, इंटीजर भर दिया और निगेटिव के साथ। तो कभी भी कुछ हो सकता है, केवल इंटीजर आ गया दोनों पेपर में, एक पेपर में बिना निगेटिव, दूसरे में निगेटिव। अभी देखो स्कोर कितना ऊपर जाएगा, स्कोर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो कटअप बढ़ गया। अब बाकी जनता प्रिपेयर नहीं होती तो वो नीचे रह जाएगी। तो ये सब बहुत मतलब होता है मेंस में, मेंस में हुआ या एडवांस में हुआ, पैटर्न देखो, पैटर्न चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। जो भी खेलता था यार सौरभ, देखो सो हुआ, ठीक है, अक्टूबर हुआ, नवंबर हुआ, ठीक है। सौ नीलेश एक अलग लेवल का बंदा था, ठीक है ना, मैं भी, मैंने तुम्हें 1-2 क्लास उसके साथ कराया है, वो अलग लेवल की चलते थे उसके थॉट्स। उसको मेरे को गाइड नहीं करना पड़ता था कि भाई ये ऐसे चले, उसको उसको पता चल गया कि ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को तो करना है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है ना। और उसका मेन था कि निगेटिव नहीं करता था, उसको नहीं आता है तो भाई नहीं आता है, और जो आता था वो सही करके आता था। बहुत ऐसे रेयर केस में होता है, ठीक है। तुम समझ रहे हो कि पूरे मेंस में 3 निगेटिव था उसका, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ, वो भी उसका गलती से हो गया था वो नेगेटिव। तो ये चीज उसमें था, ठीक है ना। तो चिल रहोगे तब। अब जैसे नीलेश पढ़ता बहुत था भाई, उसकी क्लासेस हम लोग कितने लिए, अगर तुम्हें ध्यान हो दिसंबर में भी तुम लोग बैठते थे तो आके पढ़ता था, दिसंबर में उसको मैं एफआरएम कराता था। हाँ, दूसरी बात कि भाई कोई भी बुक, जैसे मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चन करना है, जैसे नीलेश से तुम बात करोगे तो बोलेगा कि 2-3 ही बुक करेगा, उसने किया होगा, मुझे पता है उसने क्या किया है। एक मैंने उससे कराया था 40 डेज, एक एफआरएम कराया था और पेपर्स कराया था उससे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से वो मेरे साथ बैठ के किया था। तो मैं आपको तुम्हें बता देता हूँ, उसे 40 डेज के एक एक क्वेश्चन पता है, क्योंकि मैंने उसे कराया है, उसको पता है कि ये क्वेश्चन में कैसे कैसे होगा। असर्शन रीजन से लेके एक एक क्वेश्चन उसको उसने किया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था उसने। तो उसमें ये बहुत अच्छी बात थी कि ये नहीं कि 10 क्वेश्चन कर लिया फिर 5 छोड़ दिया। तो यही होता है कि अगर मान लो तो कोई तुम बुक उठा रहे हो तो सारे क्वेश्चंस कर जाओ रिवीजन के टाइम, ठीक है ना। फिर लास्ट में एफआरएम किया तो उसको आइडिया लगा कि 300-400 क्वेश्चन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ प्लानिंग है, तुम करोगे तो होगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अपने कोई समझाने वाला नहीं था, मैं तुम्हें बता दूं, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है कोचिंग में। आज मैं अगर कोचिंग में रहता है तो मैं बोल रहा हूँ कि
कि मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं तो जाता हूँ क्लास लेता हूँ, खत्म। कोई वहाँ पे कोई नहीं कुछ रहता है। अब ये है कि कुछ लोगों का करियर है कि सेट हो जाएगा, तो तुम भी याद रखो कि हाँ सर कुछ हमने कर लिया लाइफ में, जो हुआ सो हुआ। ठीक है, जैसे सौरभ लोग हैं, पहले सुधर जाओ, 3 महीने अपना बिल्कुल बांध लो बोरिया बिस्तर कि भाई यही करना है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत है हमारे पास आ जाओ, आके यहाँ पे रहो, खाओ पियो और पढ़ाई करो। तो ये अपने को करना पड़ेगा। ये नहीं दोस्त का फोन आ रहा है, सर क्या ही है, ये है वो है, चलो यार पानी पूरी खा के आते हैं, ये सब करोगे कुछ नहीं होगा यार। 3 महीने के बाद बस वहीं पछताओगे कि भाई कहाँ लेना है यार, गलती हो गई, ये हो गई। भाई जो हो गई सो हो गई, कुछ लोग को रियलाइज भी हो रहा है गलती हो गई, अभी भी नहीं हो रहा तो मे भी होगा फ्यूचर में। तो जो हो गया सो हो गया दोस्त, अब जो हो रहा है उसको सही करो और तगड़े तरीके से पढ़ो। कुछ लोगों ने अच्छा ग्रो किया है, मेरे को अच्छा लगता है काफ़ी, कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मेरे से सीखी है, कैसे चीज़ों को करना है। कुछ बच्चे अच्छे भी हैं जो अब थोड़ा सीरियस मोड में आए हैं, तो उनका देखना 2-3 महीने के बाद अच्छा होगा उनका। ठीक है, तो रिवीजन का एक इम्पैक्ट होता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं तुम्हें बता दिया, आलतू फालतू की चीज़ें मत पढ़ो। सौरभ में ये आदत है 5 क्वेश्चन उधर से लगा लिया, 2 क्वेश्चन उधर, सैंपल पेपर इसका लगा लिया, रैंक प्रिडिक्ट कर रहा है बैठ के। भाई ये सब बकवास काम है। जो टीचर बोल रहा है कि भाई ये चैप्टर तेरे को आज फिनिश कर देना है, घर पे जाओ सीधा फिनिश, रात को खाना खाएंगे, जो होगा सो होगा। ऐसे मर नहीं जाओगे अगर एक दिन नहीं खाओगे तो। ये चैप्टर करना है, ये बुक करना है, खत्म, वो बुक कर लिए। नहीं होगा भाई तुम मेरे से पूछना है कि भाई सर आपने बोला था, मैंने किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ। बट तुम करोगे, श्योर शॉट जाएगा तुम्हारा। 150 मार्क्स लाना यार कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पता है कि नीलेश को हमने कितना पढ़ाया था। ठीक है, तो 5-6 महीने में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें होती है बहुत कॉन्साइज और कॉम्पैक्ट चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो अब 3 महीने में तुम्हें वही है। ठीक है ना, अब ऐसा तुम्हें नहीं है, ऐसा तुम्हें नहीं है कि जैसे कि देख कोई भी हो, जय ठीक है उसने 11th में नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जय 11th में ब्लैंक है, 5-6 चैप्टर होगा वो कर लेगा। ठीक है, नीलेश में ये नहीं था, नीलेश केवल 12 के दम पे उसने जो भी स्कोर किया है। तो ये चीज होता है कि तुम कितना भी बुरे हो बाकी लोगों से अच्छे हो, तो अगर तुम करोगे तो चीजें हो जाएगी। ठीक है ना, 11th में क्या है यार, 11th में खुद ही पढ़ाऊंगा, काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, एनएलएम फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, मैं वर्क पावर एनर्जी मेनली ज़्यादा पढ़ाऊंगा, फिर वेव पढ़ाऊंगा, खत्म। ये 11th में यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से अपना काम होगा। काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, एनएलएम, वेव और ज़्यादा ज़्यादा हीट। ठीक है ना, यही चीज़ें हैं, 7-8 चैप्टर्स हैं जिधर से क्वेश्चंस बनता है। प्रीवियस ईयर मैं खुद ही कराऊंगा आपको, तो प्रीवियस ईयर मैं आपको 40 डेज रेफर कर दूंगा, आप सब लोग 40 डेज खरीद लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बैंक अपने पास है, सर लोग डिज़ाइन किया है बहुत सारी चीज़ें, आपको वीकली टेस्ट होता रहेगा, जो मेंस के जो कैंडिडेट हैं उनका टेस्ट होता रहेगा। पेपर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो सारे पेपर्स होंगे। प्रीवियस ईयर आप खरीद सकते हो, नहीं भी खरीद सकते हो, प्रीवियस ईयर मैं खुद ही आपको कराऊंगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, जब आपका रिवीजन होगा मैं खुद ही आपको सब आपको एज इट इज़ पूरा पीपीटी बना हुआ मिलेगा, खटाखट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अभी 1 या 2 दिन डिस्कशन होगा, दैट्स वाई लाइक आई हैव नॉट पुट ऑल द पीपीटीज टुगेदर। ठीक है, तो आपको जब भी 1 अक्टूबर से होगा शुरू, तो आपको खटाखट सारी चीज़ें वो मिलेगी पीपीटी के थ्रू, क्वेश्चंस रहेगा, आप सॉल्यूशंस बनाओ। ठीक, तो मतलब टीम ने ये डिसाइड किया कि ऐसे करना है, तो अगर तुम साथ में हो तो तुम्हारा आउटपुट आएगा, जिस दिन तुम पीछे बैकआउट हुए तो तुम्हारा आउटपुट आना बंद है। ठीक है ना, और हम लोग का बहुत डिफरेंट आदत है यार, एक बच्चा भी रहेगा तो हम लोग पढ़ा देंगे। हमें ये नहीं है कि 5 बच्चा चाहिए, 6 बच्चा चाहिए, 10-50 बच्चे। अपने को रिजल्ट से मतलब है कि जो पढ़ेगा जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट है, बाकी तो क्या ही है। तो आप इस चीज़ को समझे सब लोग, और रिवीजन के प्रति कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है ना, जैसे पार्थिव शिवांगी आपको लग रहा है ये है वो है, नीट नहीं होगा, ये होगा, भाई तुम पढ़ो। ठीक है ना, ऐसे ऐसे लोगों को हमने पढ़ाया है, मतलब क्या ही एग्जाम्पल देना। ठीक है ना, मेहनत के बल पे बहुत सारी चीज़ें लोगों ने कर लिया है, 400-500 स्कोर करके कहीं ना कहीं कुछ कर लिया है, तो अपने को वो करना पड़ेगा। ठीक है ना, टाइम से उठो, पढ़ो, देखो 10 बजे तुम्हारी क्लास समाप्त हो गई, 10 बजे तुम्हें पता है यार कौन फालतू क्लास है, कौन क्लास अटेंड करना है, कौन क्लास नहीं करना है, तुम्हें पता है ऑलरेडी, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम का तुम यूटिलाइज करो,
जिस दिन मुझे लगे कि यार मेरी क्लास फालतू हो रही है, तुम अपना टाइम यूटिलाइज करो, दैट्स मैं खुद ही बोलता हूँ। तो ऐसे तुम्हारे पास दिमाग है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसका तुम यूटिलाइज करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, करियर तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है, अगले का कुछ नहीं जाता। तो ये चीज़ अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चंस बैंक है अपने पास, तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी अभी थोड़े टाइम में सब कुछ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। अब मान लो मेरे पास, ठीक है, हाँ प्रीवियस ईयर आप खरीद भी सकते हो, नहीं भी खरीद सकते हो। मैं प्रीवियस ईयर में खुद ही कराऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चन, मेंस एडवांस सब कुछ। ठीक है, अब मान लो यार मेरे पास ये क्वेश्चन है। हाँ, कुछ लोग को ये लग रहा होगा सर ये मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, सर आप कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो। भाई सीखो, केवल अब तो तुम बैठे हो तो उस हिसाब से क्वेश्चंस लगाते रहो। ठीक है, इवन हम लोग जितना क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, केवल उतने क्वेश्चन अगर तुम ध्यान कर लोगे कि भाई ये इसको ऐसे करते हैं, तुम्हारा भला हो जाएगा। ठीक है ना, आइडिया तुम्हें आ जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो आप बस सीखते रहें चीज़ों को। मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल है ए, ठीक है यार, जिसका मास है m और चार्ज क्या है q। एक पार्टिकल है ए जिसका मास m और चार्ज है q। ठीक है, इसको एक्सेलेरेट कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट से। ठीक है ना, मास क्या है m, चार्ज क्या है q, कोई पार्टिकल a है, उसको मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ 50 वोल्ट से। ठीक है, अनदर पार्टिकल है b जिसका मास है 4m और चार्ज है q, इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ मैं 2500 वोल्ट से। दो पार्टिकल ए जिसका मास m है, चार्ज q, एक्सेलरेट कर रहा हूँ 50 वोल्ट से। दूसरा पार्टिकल है b, एक्सेलरेट कर रहा हूँ 2500 वोल्ट से। मास क्या है 4m और चार्ज क्या है सेम q। तुम्हें बताना है रेशियो ऑफ डी ब्रुगली वेवलेंथ। ठीक है ना, रेशियो ऑफ डी ब्रुगली वेवलेंथ, डी ब्रुगली वेवलेंथ। देखे सब लोग, इसमें कुछ नहीं करना था, मैं आपको बताया हूं। देखो दो तरीके की वेवलेंथ पूछी जाए, एक नॉर्मल एक डीप ब्रूगली। जब भी डीप ब्रूगली का कॉन्सेप्ट है तो सिंपल तुम्हारे पास मैटर वेव का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लैम्डा एच अपॉन पी। सर पी क्या होता था अगर आपको ध्यान हो, तो स्क्वायर रूट एम वी। अगर मोमेंटम लिखूंगा तो इसको मोमेंटम में लिख सकता हूँ, एच अपॉन एम इंटू वी। ठीक है, तो पी को अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, हाँ 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। पी अगर आपको ध्यान हो तो पी मैं आपको बताया था पूरे स्क्वायर रूट 2m के ई, इंपोर्टेंट रिलेशन था आपका, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से स्क्वायर रूट 2m ई लिख सकता हूँ, एनर्जी लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है ना, या एम वी लिख सकते हो तुम, 2m और के ई। और के ई लिखोगे तो कैसे लिखोगे यार, ई इंटू वी। सर ये कहाँ से लिख रहे हो, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। भाई कुछ नहीं समझना है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था तो उसकी एनर्जी ईवी थी, ई वी नॉट, काइनेटिक एनर्जी, तुम्हें ध्यान हो ई वी नॉट। मैक्सिमम एनर्जी भी होता था, दिस वाज द मैक्सिमम एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, जो उस प्लेट से एमीटर प्लेट से इजेक्ट होकर कलेक्टर की तरफ जा रहा था। सर एमीटर कलेक्टर क्या बोल रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा होता था, एमीटर से एमीटर पे एनर्जी फॉल होती थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर मैं बनाऊं तो एनर्जी यहाँ पे फॉल हुई एच एफ या एस सी बाई लेमडा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, दौड़ के गया और इस प्लेट पे टकराया। कितने से दौड़ता था, ई वी नॉट। और ई वी नॉट कितना होता था भाई, सर एनर्जी इतना फॉल हुआ उसमें से वर्क फंक्शन माइनस हो गया, तो यही ई वी नॉट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये मान लो तुम लैम्डा वन बोलोगे। ठीक है, डी ब्रुगली वेवलेंथ का रेशियो चाहिए, तो लैम्डा वन लिखोगे तो एच एम, एम वन मान लो, ई वन मान लो चार्ज, और इसको मान लो वी वन। अब इसको तुम कर लो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। तो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू करोगे तो देखो इनवर्स रिलेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, टू तो हटा दो, मैं कांस्टेंट हटा रहा हूँ एच और टू। तो ये मान लो एम वन क्यू वन वी वन और स्क्वायर रूट एम टू क्यू टू और वी टू। तो देखो क्यू टू कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसको क्या करोगे, एम टू क्या है 4m, ये क्या है m,
V2 क्या है भाई 2500 और V1 क्या है 50। तो ये कितना हुआ 50 और ये कितना हुआ 4, तो स्क्वायर रूट 4 2 हो गया और स्क्वायर रूट 50 7 के आसपास आएगी वैल्यू, तो 14 पॉइंट समथिंग कुछ आ सकती है रेशियो। समझ में आया क्या? हाँ या ना यस बोलो यार। सर। ठीक, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। अब क्लियर है क्या ये क्वेश्चन जय? हाँ जी सर क्लियर है। अब मान लो कभी कभी क्या होता है कि इसमें वो लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डालेगा, कैसे चीजें यूज करेगा, जैसे 11th की चीज। अब इसमें कॉलिजन यूज कर सकता है वो। कॉलिजन कैसे यूज करेगा भाई? वो कैसे बोलेगा कि देखो, आगे बढ़े क्या? अब वो बोल सकता है कि मान लो कि कोई पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है, ये रेस्ट पे है, ठीक है ना। ये कोई पार्टिकल है M2, ये क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। अब यहाँ से कोई पार्टिकल टकरा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो इसका मास क्या है m, ठीक है, और इसका मास m/2 दे देते हैं। देखो कैसे यूज करेंगे वो लोग क्वेश्चंस में। ये मान लो m/2, तो m/2 का पार्टिकल रेस्ट पे है और जो छोटू m है इधर आ रहा है v वेलोसिटी से, तो इसमें टकराएगा वो। तो ये मान लो बिफोर कॉलिजन का मैंने सीन बना दिया, तो यहाँ पे कॉलिजन होगा, तो यहाँ पे टकराएगा वो, ठीक है। अब क्या बोलेगा, कॉलिजन हेड ऑन हो रहा है और बोल देगा कि इलास्टिक होगा। तो अगर अब तुम्हें नहीं पता है कि इलास्टिक कॉलिजन क्या होता था, तुम फंस जाओगे। सर इलास्टिक कॉलिजन क्या होता था, जिसमें ई की वैल्यू 1 होती थी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर तुम्हें ध्यान हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये पूरा ये लोग यूज करेगा, जैसे मॉडर्न फिजिक्स या कहीं भी ऐसे यूज करेगा। तो मान लो ई की वैल्यू मैंने 1 बोल दिया, इलास्टिक कॉलिजन मैंने बोल दिया, ई की वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ डी ब्रुगली वेवलेंथ, फिर से। तो ये पैटर्न होता है क्वेश्चंस पूछने का। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपल मेन कॉन्सेप्ट से तुम्हें आ गया। अब इसमें क्या हो गया, रेशियो इसी में भी बताना है डी ब्रुगली वेवलेंथ का, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, रेशियो ऑफ डी ब्रुगली वेवलेंथ, ठीक है ना। सर दूर जाने अपॉन पास आने का होता था ना वो। हाँ, ई होता था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब आधे लोगों को लगेगा सर इसमें कहाँ से मॉडर्न फिजिक्स आ गया। भाई इसमें टकरा रहा है तो मोमेंटम की बात होगी ऑब्वियसली। मैंने तुम्हें बताया था जब भी कॉलिजन हो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आप लोगों को अगर ध्यान हो, ठीक है ना, आप पुराने नोट्स रखें, आप उसको रिवाइज करना, आपको मजा आएगा। ई की वैल्यू क्या होता था भाई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इवन मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करना है कॉलिजन के। तो अपने को पता है कि यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा, और जैसे मोमेंटम चेंज होगा तो भाई लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, एच बाई मोमेंटम। तो वहां से मैं रेशियो बता सकता हूँ लैम्डा का, क्यों, क्योंकि एच कांस्टेंट है। तो ये सब चीज आपके दिमाग में जैसे क्वेश्चन है खटाखट घूम जाना चाहिए कि भाई ऐसा पूछना है, ऐसा करना है इसको। अगर तुम्हें अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मोमेंटम नहीं चेंज होगा कैसे होगा, तो फिर तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ लोग इस पे काम कर रहा था तो इन्होंने डेवलप किया है, कुछ लोग नहीं कर रहा है तो अभी 3 महीने के अंदर डेवलप कर लें आप कि भाई ऐसे सोचना है अपने को, ठीक है ना। कड़ी बाई कड़ी जिसको बोलते हैं जोड़ता है लोग। बताए सब लोग कैसे मोमेंटम चेंज होगा और रेशियो बताए, देखे सब लोग। सर हाँ बताओ। सर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। हाँ मोमेंटम कंजर्व कराना पड़ेगा आपको। देखो 1/3v और v2 आया 4/3v। हाँ क्या आया V1, 1/3v। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। हाँ रेशियो निकालो दिख जाएगा तुम्हें। तो सही कर रहा है उसने। तो आपको जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करना पड़ेगा आपको। जैसे क्या बोल रहा है कि पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। अपने को पता है लेमडा क्या होता है, सर लेमडा होता है एच बाई पी। पी का मतलब क्या हो गया, एच बाई एम इंटू वी। तो मान लो इसको लेमडा 1 बोली तो इसको V1 बोलना पड़ेगा, हाँ या ना। V1 बोलना पड़ेगा और इसको M1 V1 तुम मान सकते हो। तो फिर ऐसे लेमडा 2 लिखोगे H अपॉन M2 V2। तो ऑब्वियसली M1 M2 तुम्हें पता है, हाँ या ना यार। M है M, M1 M है और M2 क्या है, M/2 है। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, V1 बाई V2। अगर काइनेटिक एनर्जी के थ्रू करोगे तो ज्यादा दूर हो जाएगा, उसमें तुम्हें टाइम लग जाएगा। तो अपने को मेन कॉन्सेप्ट अब क्या है भाई, V1 और V2 अपने को बताना है, हाँ या ना। तो V1 V2 तुम्हें निकालना पड़ेगा, तुम्हें पता है। अगर तुम देखोगे कॉलेजन तो मैं ऐसे ही कराता था क्वेश्चंस।
कि तुम्हें दो तरीके होते हैं चीजें निकालने के। पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके बाद क्या है ई की एक्सप्रेशन से, उसके बाद एनर्जी की कंजर्वेशन से। ये तीन ही तुम्हें यूज करना रहता है। मोमेंटम कंजर्वेशन ई की एक्सप्रेशन से, ई क्या होता है सर, रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तीसरा क्या अप्रोच था सर, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। इलास्टिक कॉलिजन है, एनर्जी कंजर्व होगी। सर इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता था, जिसमें पार्टिकल चिपक जाते थे आफ्टर कॉलिजन, मैंने लिखवाया भी ये बात। इन इलास्टिक क्या होता था, आफ्टर कॉलिजन पार्टिकल चिपक जाते थे, एक साथ मूव करते थे, दोनों की वेलोसिटी कॉमन होती थी, जिसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होता था। कुछ एनर्जी कहाँ जाता था, लॉस होता था साउंड में, हीट में। तो अगर तुम इसको करोगे तो V1 V2 अब तुम्हारा निकालना कॉन्सेप्ट है। सही बात है सौरभ। अब देखो अब क्या करोगे भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करो। मोमेंटम कंजर्व कैसे करोगे, सिंपल सर, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। सर इनिशियल मोमेंटम में क्या है, m इंटू वी प्लस जीरो। सर ये जीरो क्यों कर रहे हो, रेस्ट पे है। फाइनल मोमेंटम क्या है सर, मेरे को नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि आफ्टर कॉलिजन ये m/2 मान लो, V2 से जा रहा है, और m मान लिया मैंने V1 से जा रहा है। सर आप दोनों सेम डायरेक्शन में मान रहे हो भाई, वो मेरा काम नहीं है, वो आंसर आएगा तो बताएगा कि V2 कहाँ जा रहा है, V1 कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव वो सब आंसर बताएगा। अविनीत समझ में आ रहा है क्या ये क्वेश्चन? यस सर। अपने को उस पर नहीं बात करना है कि भाई इधर हो जाएगा नेगेटिव होगा, वो V1 V2 की वैल्यू बताएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अपने को नॉर्मल मेथड से करना है। तो P फाइनल तो क्या लिखूंगा, m इंटू वी1 प्लस m/2 इंटू वी2। ये मैंने क्या किया भाई, मोमेंटम कंजर्व किया। इसको सॉल्व करो, m से m कैंसिल कर दो तो 2v1 प्लस वी2। बहुत ही बढ़िया सर, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से लिखूंगा भाई, या तो काइनेटिक एनर्जी से लिख लो या कोफिशिएंट ऑफ ई से लिखो, ई रेस्टिट्यूशन। सर आप ई क्यों प्रीफर करते हो, छोटी इक्वेशन है और मेरे को दिख जाती है और छोटा सॉल्व होता है वो। तो कोफिशिएंट ऑफ ई से अगर मैं लिखूंगा इक्वेशन ई की वैल्यू से, तो ई क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ई क्या होता है भाई, इलास्टिक के लिए क्या होगा, ई की वैल्यू होगी 1, ये 1 हुआ। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, और अप्रोच क्या है v। सर ये अप्रोच v कैसे हो गया भाई, केवल ये रेस्ट पे v से अप्रोच कर रहा है इसे। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। सर ये तो सही आ रहा है। अब इसको क्या कर लो यार, तुम लोग सॉल्व कर लो, तो v1 और v2 की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कैसे करोगे, सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तुम, या ऐसे कैंसिल आउट होगा क्या कहीं, नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये समझ में आया क्या, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 लिख दिया। हाँ गीतेंद्र समझ में आ रहा है, देखो जब भी नहीं यस सर। समझ में आए पूछ लेना। अब क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। तो देखो जोड़ोगे तो अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो ये देखो 2v1 और 2v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस है, जुड़ेगा क्या 2v2 और v2, 3v2, और इस साइड हो जाएगा 2 2 4। तो क्या आ जाएगा 4v इज इक्वल टू 3v2। तो v2 क्या आ जाएगा भाई 4/3, और सर v1 क्या आ जाएगा, जो बचेगा एनर्जी, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ v/3। सर आप कभी कुछ ऐसे सोच ले तो वही होगा भाई, समेशन तो वन ही होगा ना भाई, एक 4/3 है तो एक 1/3 ही होगा, तो इसमें ज़्यादा अपने को सोचना नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास v1 v2 की निकाला है। मैं कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहा हूँ कि भाई हाई फाई कॉन्सेप्ट ये हुआ है भाई, नॉर्मल h/m v1 v2 के अपने को वैल्यू चाहिए। सर पहला मोमेंटम कंजर्व किया कॉलिजन है, दूसरा सर मैं ई की वैल्यू से निकाल सकता हूँ, तीसरा सर मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा सकता हूँ। सर ई मैं प्रीफर करता हूँ कि छोटी इक्वेशन बनती है, सॉल्व हो जाती है मेरे से। तो यहाँ से v1 v2 आ जाएगा। जैसे ही v1 v2 आ गया तुम्हारे पास, अब तुम्हें लिखना है λ1/λ2। तो λ1 क्या होगा h/m1v1, और λ2 क्या हो गया भाई h/m2v2। सर ये खत्म हो गया। m2 क्या है सर m/2, v2 क्या है भाई 4v/3, सर m1 क्या है m, और v1 क्या है सर v/3। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये
और एक 2, तो 2:1 रेशियो आ जाएगा। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन को, कि बच्चा कितना सोच पाता है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? किसी को डाउट है क्या? हाँ या ना बोलो यार। क्लियर है सर। ठीक है, शिवांगी समझ में आया क्या कैसे करना है इस क्वेश्चन को? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को देखो कैसे पूछा जा सकता है। अलग अलग तरीके होते हैं एक ही क्वेश्चन को पूछने के। अब मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है यार, कि पार्टिकल अब इधर आ रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है और एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, दोनों कोलाइड हो रहे हैं, फिर से कॉलिजन हो रहा है, लेकिन इस बार जो कॉलिजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये सारा मॉडर्न फिजिक्स का ही क्वेश्चन हो रहा है, ऐसा नहीं मैं तुम्हें 11th की चीजें करा रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ। ये कॉलिजन हो रहा है, इनइलास्टिक कॉलिजन है, इनइलास्टिक कॉलिजन है ये। अब सर इनइलास्टिक कॉलिजन क्या था? सेम कॉन्सेप्ट सर, इलास्टिक होता था, ई की वैल्यू 1, ठीक है, ई की वैल्यू 1, सर मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। इनइलास्टिक क्या होता था सर? चिपक जाते थे, ठीक है, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ तो ई की वैल्यू 0 होगी, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हो रही तो लेट से मैंने इसको बोल दिया परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। सर परफेक्टली इलास्टिक मतलब जाते ही चिपक गया या फिर थोड़ा अंदर गया है? नहीं, कॉलिजन के बाद चिपक के आगे जा रहे हैं तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ, जिसकी वैल्यू ई की वैल्यू 0 आती थी। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा भाई? मोमेंटम कंजर्व होगा ही होगा, क्योंकि कॉलिजन हो रहा है एक्सटर्नल सिस्टम मान के, एफ नेट 0 है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी क्या होगा, जब चिपकेंगे तो हीट में और साउंड में एनर्जी लॉस होती है इनइलास्टिक में। तो ये मान लो कि कॉलिजन इनका हुआ और ये लोग आफ्टर कॉलिजन कैसे जा रहे हो वो तुम्हें पता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी क्या बोल सकता है इसमें कि दे आर डी ब्रुगली वेवलेंथ। तो मान लो अगर ये पार्टिकल m1 है तो इसका लैम्डा 1 है, और मान लो ये पार्टिकल m2 है, ठीक है, ये मान लो इसका वेवलेंथ लैम्डा 2 है। तो ये लोग कोलाइड किया और ये क्या पूछेगा तुमसे? द पार्टिकल सफर्स परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बहुत ही बढ़िया। अब तुमसे पूछ लेगा कि डी ब्रुगली वेवलेंथ फाइनल, ठीक है ना, द डी ब्रुगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फाइनल पार्टिकल, या फाइनल डी ब्रुगली वेवलेंथ आफ्टर कोलिजन। क्या पूछेगा? फाइनल फाइनल डी ब्रुगली वेवलेंथ ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूं कि दो पार्टिकल हैं, लेट से 90 डिग्री पे आ रहे हैं, इसने बोल भी रखा है 90 डिग्री पे वो लोग आ रहा है। एक का डी ब्रुगली वेवलेंथ लैम्डा 1 है, दूसरे का डी ब्रुगली वेवलेंथ लैम्डा 2 है। दोनों कोलाइड कर रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। तो कोलाइड करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, उसके बाद चिपक के मूव करेंगे। अब क्या पूछ रहा है? सिस्टम का फाइनल डी ब्रुगली वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा फाइनल, ये तुम्हें बताना है। ट्राई करें सब लोग, ठीक है ना। तो जैसे प्रोसेस हो वैसे चलो कि कैसे चीजें बोल रहे हैं, ठीक है, फिर बताए क्या होगा इसका आंसर। तो मैं क्या सोचूंगा कि तुम जैसे v3 निकाल रहे हो, है तो वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं मोमेंटम निकालूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि सर अगर मुझे फाइनल वेवलेंथ चाहिए तो लैम्डा तो सर h/p होता है। तो अगर मैं नेट की बात करूं तो ये नेट हो गया सर, तो मेरे को बस नेट मोमेंटम निकालना है। जैसे मेरे को नेट मोमेंटम मिलेगा सर, लैम्डा नेट आ जाएगा। तो ये काम करता हूँ मैं सर, लैम्डा नेट निकाल लेता हूँ, पी नेट निकालता हूँ, तो मोमेंटम कंजर्व करा देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब मोमेंटम कंजर्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे करना है वहाँ पे। इसमें भी मास आ रहा था, मैंने किया था अभी। हाँ, अब मोमेंटम कैसे करूंगा मैं लैम्डा का यूज करूंगा,
कैसे देखो, मेरे को पता है कि सर अगर P1 लिखना है तो मैं लिखूंगा h अपॉन लैम्डा 1, P2 लिखना है सर तो मैं लिखूंगा h अपॉन लैम्डा 2। और सर वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम भी क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं नेट मोमेंटम लिख लूंगा। नेट मोमेंटम कैसे लिखूंगा सर? इससे लिखूंगा वेक्टर सम से, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में होगा, और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज करूंगा। तो मेरे को मास के साथ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर नेट मोमेंटम लिखूंगा तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो देखो cos थीटा 90 है तो जीरो हो गया, तो मेरे को सिंपली आएगा p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। तो ये p नेट आ गया। p नेट उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा, मेरे को ऑप्शन दिख जाएगा। यही इसमें करना था। समझ में आया क्या? h अपॉन p नेट देखो स्क्वायर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, तो इसको रखोगे तो h अपॉन स्क्वायर रूट p1 स्क्वायर क्या होगा? h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर एक बड़ा स्क्वायर रूट लगा दो तो p1 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर। तो h स्क्वायर कॉमन लूंगा तो h से h कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या ये मैथ? हाँ या यस ना सर। बताए? तो ये लैम्डा नेट, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं लैम्डा के स्क्वायर कर दूंगा और इसको सॉल्व करूंगा तो तुम्हें पहला ऑप्शन दिख जाएगा। सॉल्व करूं क्या मैं? नो सर। स्क्वायर कर दोगे, इसको रिवर्स कर दोगे, आंसर तुम्हें दिख जाएगा। क्लियर है क्या सब लोगों को? तो इसमें करना क्या था देखो, अगर तुम मोमेंटम लिखते हैं m1 प्लस m2 से, तो देखो m3 मतलब नेट मास तुम्हें m1 प्लस m2 लिखना पड़ता और उसका कहीं यूज नहीं हो पाता। तो अपने को यहाँ पे दिमाग से खेलना था कि भाई मेरे को लैम्डा नेट चाहिए तो h अपॉन पी नेट निकालना पड़ेगा। और पी नेट तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, एम नेट वी नेट। तो एक तो मेरे को एम नेट निकालना पड़ेगा और वी नेट निकालना पड़ेगा। वी नेट निकाल लूंगा मैं तो मेरे को लैम्डा से वी आ जाएगा, लेकिन मैं फंस जाऊंगा मास में और मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा है वो। तो अपने को लैम्डा का यूज करना है कि भाई उसका यूज कैसे करूं। अगर वेवलेंथ दे रखा है पहले तो उसका यूज करना पड़ेगा अपने को। क्लियर है क्वेश्चन? यस। तो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो, हाँ या ना बताए, आगे चले। हाँ सर ऐसे विनीत, हाँ कोई बोलो। के अंदर आ रही है तो उसको निकालने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसमें स्क्वायर उस ऑप्शन को टिक करते हैं, कम आने के फॉर्म में। क्या बोल रहे हो कि स्क्वायर रूट? सर हमें पता है कि कोई चीज स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है, आंसर में स्क्वायर दे रखा है, उसको कम आने। हाँ वो कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये सभी ट्रिक मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ये भी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन करना है और किस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन तुम्हें टिक करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल लास्ट में, लास्ट के 10 दिन में अपन बात करेंगे इस पर, अभी नहीं। अभी अपन लॉन्ग प्रोसेस चलेंगे, आंसर आना चाहिए समय के साथ, वो भी अपन सीखेंगे। अब मान लो, देखो किस टाइम्स के क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो कि यही पार्टिकल है, ठीक है यार, यही पार्टिकल है। अब वही पार्टिकल क्या बोल रहा है? ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसका मास क्या है? m। और वही पार्टिकल है, एक दूसरा पार्टिकल है, वो इधर आ रहा है, ठीक है ना। इसका मास क्या है? मास दिया है क्या? ठीक है ना। ठीक है? ये पार्टिकल बोल रहा है x है और ये पार्टिकल बोल रहा है y है, ठीक है ना। एक इधर जा रहा है और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। इसके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है वही लैम्डा x, और इसके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा y। सही है भाई। अब ये लोग क्या हुआ? आपस में टकराया, ठीक है? ये कोलाइड कर रहे हैं। और कोलाइड कैसा हो रहा है? कोलिजन कैसा हो रहा है? परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो यानी आपस में ये लो मिलेगा, ठीक है ना। तो मिल के ये लो जाएगा,
ठीक है, मान लो m है, ठीक है, या मैं m1 और m2 बोल देता हूँ, ठीक है यार, ये बोल दिया मैंने, तो ये लो टकराएगा। अब टकराने के बाद सिंगल पार्टिकल हो जाएगा और मूव करना शुरू कर देगा, हाँ या ना यार। ये बिफोर कॉलिजन का मैं बनाया, आफ्टर कॉलिजन तुम्हें पता आफ्टर कॉलिजन क्या हो रहा होगा कि मान लो यहाँ पे पार्टिकल बन गया और किधर भी जा सकता है, मान लो इधर इधर, तुम्हें जिधर मूव कराना मूव करा सकते हो, लेकिन चिपक के जाएगा जो लो, परफेक्टली इनलास्टिक। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में जाएंगे। हाँ, अभी क्या बोल रहा है कि अब डी ब्रुगली वेवलेंथ क्या होगा इस पार्टिकल का, मान लो लोग कोलाइड करके पी पार्टिकल बना दिया, तो अब तुम्हें बताना है डी ब्रुगली वेवलेंथ, फाइनल डी ब्रुगली वेवलेंथ, फाइंड डी ब्रुगली वेवलेंथ, डी ब्रुगली wavelength of final system। मैं भी ऑप्शन दे दूं तुम्हें कुछ दिखे, लैम्डा का टर्म बता, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। ऐसे कोई टिक नहीं मार देगा, मुझे पता है कुछ लोग आंसर दिख रहा है, ठीक है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। ठीक है ना। हाँ अविनीत कैसे करेंगे? हेलो, यस सर। हाँ कैसे करेंगे इसको? सर जब टकराएंगे तो फिर क्योंकि राइट साइड को जाएगा सिस्टम, तो फिर वेलोसिटी माइनस हो जाएगी वाई वाली की। हम्म, तो वेलोसिटी मोमेंटम से करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, एच अपॉन लैम्डा एक्स माइनस एच अपॉन लैम्डा वाई। ठीक है, सही बात है। देखो इसने क्या बोला कि सर आपको क्या करना है, अगर आपको लैम्डा नेट चाहिए, ठीक है ना, लैम्डा नेट चाहिए तो आप क्या लिखोगे, एच अपॉन पी नेट, ठीक है, यही करूंगा, पहले भी यही कर रहा था, लेकिन अब पी नेट कैसे निकालूंगा सर, मेरे को पता है कि इसका मोमेंटम मान लो पी एक्स है और इसका मोमेंटम माइनस पी वाई हो गया। सर ये माइनस क्यों होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मास इंटू वेलोसिटी लिखोगे मोमेंटम। अब मोमेंटम कैसे लिखोगे, तो इस बात का ध्यान रखना, तो अभी तक तुमने क्या सीखा कि जब भी डी ब्रूगली का क्वेश्चन आए तो वेवलेंथ कैसे लिखा जाएगा, एच अपॉन पी से, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और वेलोसिटी का बहुत कम तुम्हारे पास इन्वॉल्वमेंट होगा, वेलोसिटी का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होगा। तो जब भी डी ब्रूगली का कॉन्सेप्ट आए तो मोमेंटम भी वैसे ही लिखो तुम, एच अपॉन लैम्डा, और ये तुम्हें दिया रहेगा क्लू हमेशा। तो मान लो अगर पी एक्स लिख रहे हो तो अब ऐसा एक्स आएगा यहाँ पे, अगर तुम पी वाई लिखोगे तो एच अपॉन लैम्डा वाई दिखेगा। तो ये फॉर्मेट है डी ब्रूगली के क्वेश्चंस का। तो अगर तुम्हें नेट मोमेंटम निकालना है तो सर ये नेट मोमेंटम होगा, और नेट मोमेंटम उठा के यहाँ पे रख दूंगा मैं, तो मेरे को ऑप्शन दिख जाएगा। तो अगर मैं लिखूंगा लैम्डा नेट तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी एक्स माइनस पी वाई। सर पी एक्स कितना होगा, एच अपॉन पी एक्स की वैल्यू एच अपॉन लैम्डा एक्स माइनस एच अपॉन लैम्डा वाई, तो ये लैम्डा नेट। तो यहाँ से तुम्हें इसको सॉल्व करो, सॉल्व करूँ क्या यार मैथ? यस पार्थी क्लियर है? यस सर। हाँ अमितोष बताएं ये मैथ सॉल्व करो क्या, देखो इसको कॉमन लोगे अगर तुम, ये आ रहा है, ये देखो। सर हाँ बोलो अमितोष। आ गया आंसर। आ गया, चलो अच्छा है, ठीक है ना। तो इसको तुम लिख सकती हो वन अपॉन लैम्डा या लैम्डा नेट, अगर तुम लिखोगी तो ऊपर हो जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई और नीचे माइनस का हो जाएगा, मान लो लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स। तो इस टाइप की चीजें तुम कर सकते हो यहाँ पे। डन है। अब मान लो कि वाई डी एस सी हो रहा है, वाई डी एस सी, ठीक है, वाई डी सी है, ठीक है ना, या छोड़ो एक क्वेश्चन वाई डी सी से नहीं, मॉडर्न का ही कर लेते हैं, एक सेकेंड रुको यार। मान लो क्या बोल रहा है कि पीई हो रहा है, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, लाइट जो फॉल हो रही है इस मेटल पे जो लाइट फॉल हो रही है और ये 400 नैनोमीटर की, ठीक है ना, ये मेटल सरफेस है, 400 नैनोमीटर की लाइट फॉल हो रही है।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वाज फाउंड टू बी 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लाइट फॉल हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो रहा है 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? हाँ जय बताओ, मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा। हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमा होगी। मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्सिमम के साथ एसोसिएटेड है। क्यों है? आप लेक्चर देख सकते हो, मैंने आपको वो भी बताया था। ठीक है, इतना एनर्जी आपको बताना। इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना होगा? फाई ऑफ मेटल, इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना होगा वो तुम्हें बताना है। बताए सब लोग? आपको पता है एससी की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चंस में ये सारी चीजें आपको दिए रहेंगे। 1240 यूनिट आप ध्यान रख कर सकते हो, यूनिट आप लगा लेना। अरे एक्स बाई ई की वैल्यू है। एससी नहीं, एससी की वैल्यू है, ई लगा लेना 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मतलब ई वी और जो भी यूनिट लगाना है, ये केवल एससी की वैल्यू है। कितनी एनर्जी फॉल हो रही है? तो क्या होता था कि जो काइनेटिक एनर्जी होता था, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा, कितनी एनर्जी फॉल हो रही है भाई? एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, खत्म। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई? 1.68, और ये मैक्सिमम होती है। जिस दिन भूल गए उस दिन आंसर गलत। और ये क्या है भाई? एस सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। तो एस सी की वैल्यू रख दो 1240, लेमडा कितना है, कहाँ गया? 400। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ जाएगा 1.68। ये कितना आ रहा है, किसी ने कैलकुलेट किया क्या? 3.1। 3.1। 3.1 आ रहा है। 3.1, तो 3.1 में से 1.68, तो 31 और 16, तो 14 के आसपास आएगा। 1.42। हाँ, 1.4 के आसपास जो भी आएगी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट आएगी। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही छोटे मोटे क्वेश्चन है, बाकी चीजें ध्यान रखोगे तुम लोग। हाँ और सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन थैंक यू सर। एंजॉय। थैंक थैंक यू, यू आई एम सर। एंडिंग द सेशन, सी यू थैंक सून। यू सर। ओके, थैंक यू।